दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइटन के Q2 FY26 के जो रिजल्ट आए हैं उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटन टाटा ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी है। और अभी इसका करंटली जो ये अलग अलग डोमेन के अंदर अलग अलग बिजनेसेस के अंदर ये ऑपरेट करती है। जैसे कि ये ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर है, लाइट ज्वेलरी में है। दूसरा ये जैसे कि मतलब वॉचेस वगैरह में है, वियरेबल आइटम्स में है। उसके अलावा परफ्यूम्स ब्रांड है इनका। उसके अलावा इनका टाइटन प्लस है, टाइटन टाइटन आई प्लस, जो कि मतलब जैसे लेंसकार्ट कंपनी है वैसे ही ये भी एक कंपनी है। तो ये अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर बिलोंग करती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो कॉन कॉल के दौरान मैनेजमेंट से क्या बातचीत हुई है, मैनेजमेंट का फ्यूचर आउटलुक क्या है, उसको लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ आप इस सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ये नया चैनल है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर अ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके बायर के ट्रेंड्स को लेके, तो जनरली क्योंकि इनका सबसे मेन सेगमेंट है वो ज्वेलरी सेगमेंट से आता है, तो उसके अलावा बाकी सेगमेंट ज्वेलरी के बाद के सेगमेंट है। जो सबसे बड़ा मोटा रेवेन्यू आता है वो आता है ज्वेलरी सेगमेंट से। तो ज्वेलरी सेगमेंट्स को लेकर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बायर ट्रेंड्स के बारे में। तो जो बायर की ग्रोथ है इस क्वार्टर के अंदर -2% रही है। और जो टोटल बायर्स की ग्रोथ है, दूसरा यहाँ पर जो गोल्ड ज्वेलरी बायर्स है उनकी ग्रोथ -11% रही है। यानी कि पिछली बार के कंपेयर में ग्रोथ डिक्लाइन हुई है। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि जो बायर्स है उनका एवरेज टिकट साइज में यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है। पर ओवरऑल यहाँ पर जो नंबर ऑफ बायर्स आते हैं किसी भी इनके स्टोर्स के अंदर या टाइटन के तनिष्क ब्रांड के अंदर, तो वो नंबर ऑफ कस्टमर जो पहले आते थे उसके कंपेयर में -11% यहाँ पर ग्रोथ हुई है। और जबकि जो स्टड ज्वेलरी होती है उसके बायर के अंदर +3% का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि पिछली बार अगर 100 लोग आ रहे थे तो अभी 103 लोग वहाँ पर आ रहे हैं इनके स्टोर में, जो कि स्टडेड ज्वेलरी होती है। अब स्टडेड रेशो के बारे में हमने जो पहले की कौन कौन से जो ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर हमने कंपनियों को स्टडी किया है। जैसे कि हमने पीएन गाडगिल के बारे में, कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात किया था, वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था। और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ, स्टड ज्वेलरी का मतलब होता है कि ऐसी ज्वेलरी जिसके अंदर गोल्ड के अलावा दूसरे जो मेटल है जैसे कि डायमंड हो गया, स्टोन हो गया, या कलरफुल स्टोन जिसको बोलते हैं, उनका जितना ज़्यादा कंपोनेंट रहता है उसी को बोला जाता है स्टड ज्वेलरी। यानी कि मतलब पर्टिकुलरली गोल्ड के अलावा भी और कोई उसमें मिला, मतलब उसके साथ में कोई प्रोडक्ट मिक्स हो या फिर कोई और आइटम भी उसके साथ इंक्लूड हो, उसको बोला जाता है स्टड ज्वेलरी। तो यहाँ पर स्टड ज्वेलरी में बायर्स के जो नंबर ऑफ बायर्स है वो पहले के कंपेयर में +3% इंक्रीमेंट हुआ है। दूसरा जो ये बायर का जो कम होने का स्पेशली जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि जो गोल्ड के प्राइजेस है वो ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हुए हैं। यानी कि गोल्ड की जो प्राइजेस है, मतलब अगर कोई इंसान अगर गोल्ड लेकर अगर बैठा है पहले, साल भर पहले, तो उसके जो गोल्ड है वो पड़ा पड़ा ही डबल हो गया, या फिर उसको रखे रखे या इन्वेंट्री की तरह रखते हुए भी वो गोल्ड ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो इस वजह से गोल्ड के प्राइस में इंक्रीमेंट की वजह से यहाँ पर इनके पास नंबर ऑफ बायर्स कम हुए हैं। बट जो नंबर ऑफ बायर्स कम हुए हैं लेकिन जो एवरेज टिकट साइज है वो पहले के कंपेयर में ज़्यादा हुआ है। यानी कि जितने लोग आए हैं उन्होंने अपने जो ओरिजिनल पहले के बजट है या फिर जो भी इनका एवरेज टिकट साइज है उससे ज़्यादा की यहाँ पर इनके पास में शॉपिंग करी है। नेक्स्ट है इनका जो प्रोडक्ट सॉरी गोल्ड प्राइस में इंक्रीमेंट की वजह से यहाँ पर इनके कस्टमर इनके जो शोरूम्स है उसमें कम आए हैं। दूसरी बात लेकिन जो फेस्टिवल सीजन है वहाँ पर इनको अच्छा खासा बेनिफिट मिला है। दूसरा इनका एक एक्सचेंज प्रोग्राम है, यानी कि आप पुराना गोल्ड लेकर आइए और उसके बदले में आप नया गोल्ड या ज्वेलरी खरीद सकते हैं। ये इनका एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसपे इन्होंने कई अलग अलग टाइप के इन्होंने डिस्काउंट्स वगैरह देना स्टार्ट किया है। इसकी वजह से इनको एक अच्छा खासा डिसेंट पुश मिला है इनके गोल्ड मतलब ज्वेलरी के रिगार्डिंग। दूसरा इनके कॉइन है, यानी कि जो गोल्ड कॉइन है उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ आई है। उसका रीज़न ये है कि मतलब ग्रोथ आने का रीज़न ये है क्योंकि लोगों ने उसको एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा है गोल्ड को, गोल्ड कॉइन्स को। और लेकिन गोल्ड कॉइन्स इनके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस इतना नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर कोई ज्वेलरी खरीदता है इनके पास से गोल्ड ज्वेलरी, तो वहाँ पर मेकिंग चार्जेस में ये वैल्यू एडिशन कर, मतलब मेकिंग चार्जेस, जैसे कि मैंने पिछले पीएन गाड़गिल वाले केस, कल्याण वाले केस में मैंने बताया था
कि उन्होंने अपनी कॉन कॉल में बताया था कि जो गोल्ड होता है उस पे जो इनका बेनिफिट होता है वो मेकिंग चार्जेस पे होता है। तो जितनी मात्रा में वो गोल्ड खरीदेंगे उतना ही ज़्यादा उनको वैल्यू गेन मिलेगा। आई थिंक कल्याण में नहीं है, मैंने पीएन गाडगिल वाले कॉन कॉल का जब मैं एनालाइज कर रहा था उसके मैं बताया था। आप चाहे तो एक पूरी प्लेलिस्ट है जो आप आराम से उस पर देख सकते हैं। मैं क्वार्टर 2 के जितने भी अभी तक कॉन कॉल को एनालाइज किया है, जितना भी रिजल्ट्स को हमने एनालाइज किया उसको वहाँ पे मैंने रखा है एक प्लेलिस्ट के अंदर। क्वार्टर 2 FY 26 की जितने भी अभी तक के हमने एनालिस्ट की एनालिसिस किया है। तो कोइंस में क्या होता है, मेकिंग चार्जेस में इनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, वहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। इस वजह से इनके लिए मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स तो इन्होंने ज़्यादा बेचे, मतलब ज़्यादा जो इनकी सेल हुई है वो कॉइन्स के अंदर हुई है। बट ड्यू टू वेरी लो मेकिंग चार्जेस तो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ कॉइन सेलिंग के अंदर इनको। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा इनके लिए। और दूसरा अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें मार्जिन्स के लिए, तो इनके मार्जिन्स थोड़े से प्रेशराइज हुए हैं, बट ठीक ठाक मार्जिन इनके रहे हैं, ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ ज़्यादा बुरा भी नहीं हुआ, तो मीडियम साइज के इनके मार्जिन रहे। और दूसरा कंपनी ने कहा है कि जो ये जो गोल्ड के प्राइस अगर बढ़ते रहे तो इस तरीके से, और सिर्फ कॉइन्स की अगर सबसे ज़्यादा सेल होती है तो वहाँ पे इनको ज़्यादा मार्जिन नहीं बन पाएगा। लेकिन इनका कहना है कि फिर भी इनकी जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस इनकी ये है कि 11 से 13% की जो बैंड है, यानी कि इस रेंज के अंदर ही ये लोग मतलब अपने मार्जिन्स को बैलेंस कर लेंगे। ये इनका कहना है पूरे, मतलब जो लॉन्ग टर्म इनकी गाइडलाइंस यही है। दूसरे हाई वॉल्यूम की बात करें तो 2 लाख से ऊपर के जितने भी मतलब गोल्ड से रिलेटेड इनका कंट्रीब्यूशन सेल्स के अंदर, मतलब जो ज्वेलरी इन्होंने सेल की है वो लगभग 14%, मतलब 2 लाख से ऊपर की जो ज्वेलरी है उसके अंदर पूरे सेल्स का 14% हिस्सा वहाँ से आया है। और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1% की इसमें जंप है। और अगर हम आगे स्टोर एक्सपेंशन की बात करें तो स्टोर को लेकर कंपनी ने गाइडलाइन दी है कि इनका पूरे FY 26 के अंदर 40 के समथिंग स्टोर खोलना था। बट ये थोड़ा डिले चल रहे हैं अपने जो भी मतलब इनके टारगेट से। बट इनका कहना है कि फिर भी हम इसको कैसे ना कैसे करके 40 स्टोर तक हम पहुंच जाएंगे FY 26 तक। दूसरा इनका इस बार इनका हैवीली फोकस है कि 70 से 80 जो इनके तनिष्क वाले स्टोर है उसको ये रिनोवेटिंग करेंगे, उसमें थोड़े चेंजेस करेंगे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर उसके जितना भी स्ट्रक्चर को लेकर, या उसमें ये चेंजेस करेंगे। इनका बहुत ज़्यादा हैवी फोकस है इस चीज़ पर। और अगर हम रीजन वाइज सेल्स की बात करें तो इंडिया और इंटरनेशनली बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर इनका कहना है कि जो ईस्ट और साउथ इंडिया है वहाँ पर इनको अच्छी खासी सेल्स मिली है। बट इनका जो मुंबई और दिल्ली वाला हिस्सा है वो वीक रहा है, लेकिन फेस्टिवल के टाइम पर इनको हुआ अच्छे से, वो भी रिवाइव्ड हुआ है पूरा का पूरा जो इनका दिल्ली और बॉम्बे वाला है। और इंटरनेशनली अगर बात करें तो इनको इंटरनेशनली स्टड ज्वेलरी के अंदर नॉर्थ अमेरिका में अच्छा खासा पुश मिला है, अच्छा खासा इनको बिजनेस मिला है। बट जो मिडिल ईस्ट के अंदर, सिंगापुर के अंदर अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पहले के कंपेयर में इम्प्रूव हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा मतलब जो स्टड का जो ज्वेलरी का जो स्टड ज्वेलरी का जो पेनिट्रेशन है वहाँ पर कम है। तो वहाँ पर अभी इतना ज़्यादा यहाँ पर इनको ग्रोथ नहीं मिला है अभी तक। तो ये अभी तक हमने बात करी इसके ज्वेलरी सेगमेंट की। अब हम इसकी बात करते हैं वॉचेस एंड वियरेबल डिवीजन के बारे में। तो इनका कहना है कि इस क्वार्टर में इनको मतलब लगभग लगभग 12% की इनको रेगुलर क्वार्टरली ग्रोथ इनको मिल रही है। दूसरा फेस्टिवल के टाइम पे इनको जो 12% की ग्रोथ मिलती थी, तो फेस्टिवल के टाइम पे इनको जो ग्रोथ है वो 16% के आसपास मिली है। और इन्होंने इस बार नए लॉन्चेस किए जैसे कि जलसा हो गया, एज अल्ट्रा स्लिम और स्टेलर। ये इनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं, ये मतलब नए ब्रांड्स हैं इसमें वॉचेस वाले सेगमेंट, वॉचेस एंड वेयरेबल डिवीजन में, तो ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दूसरा प्रीमियमाइजेशन की, वो भी इनके काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। और लॉन्ग टर्म या मिड से लॉन्ग टर्म के बीच में इनका टारगेट है कि मार्जिन के अंदर जो वियरेबल एंड वॉचेस वाला हिस्सा है उसके अंदर 15 से 16% के बीच के मार्जिन पे ये इनका बिजनेस चल सकता है। तो ये था इनके वॉचेस बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट अगर हम थर्ड डिवीजन की बात करें, ये आई केयर डिवीजन जिसके अंदर आता है टाइटन आई प्लस। तो अभी इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो नंबर 1 प्लेयर है, आई थिंक ये नंबर 2 पर है और वो नंबर 1 पर है। तो लेंसकार्ट ने मार्केट में एंट्री करी है। तो कंपनी के मैनेजमेंट से एनालिस्ट ने पूछा भी था कि लेंसकार्ट को लेकर आपका क्या पॉइंट है, कि आपका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में आया है। तो इन्होंने कहा कि वी आर ऑलरेडी रेडी एंड वी आल्सो नो अबाउट डेट, कि मतलब वो आने वाला है, और तो हमको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं और है हमारा बहुत अच्छा।
बैकअप है उससे कंपटीशन करने के लिए, तो हमें कोई इशू नहीं है। और अगर देखा जाए तो इन्होंने बताया कि जो ये आई डिवीज़न है या आई प्लस मतलब जो आंखों से रिलेटेड लेंस वगैरह इनके रिगार्डिंग, या फिर जो ये चश्मे वाला जो मार्केट है वो लगभग 30,000 करोड़ का है अभी मार्केट साइज इसका। और उसके अंदर टाइटन का जो है शेयर है वो लगभग 12% के आसपास है, और आगे बहुत ज़्यादा इनको अपॉर्चुनिटी है इसमें। और पूरे अगर इंडस्ट्री के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो 7 से 8% पे ग्रो कर रही है और हम 12% पे ग्रो कर रहे हैं, टाइटन का कहना है। और दूसरा इन्होंने क्या कर रखा है कि हेविली इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं ओमनी चैनल्स के अंदर भी इन्होंने कर रखा है। और इनके जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एक्यूरेटली एक्यूरेटेड है, और क्या बोलते हैं फास्टली, अगर ये कोई ऑर्डर पे आता है तो उसको फास्ट फुलफिलमेंट कर सकते हैं। इनके पास में बैकएंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 2 लेन के लेंस के प्लांट्स है, आई थिंक इनका एक बेंगलोर में है, दूसरा मेरे हिसाब से कोलकाता के अंदर है। और डोमेस्टिक फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग का इनका खुद के प्लांट्स भी है, और लगभग 11 से 12 इनकी फिटिंग लैब्स भी है। तो अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसको 2 से 3 दिन के अंदर ये पूरी तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये काफ़ी मतलब बोल रहे हैं कि हमारा बिजनेस काफ़ी स्टेबल है, और हम अच्छे से किसी भी तरह के कंपटीशन से लड़ने के लिए हम रेडी हैं। ताकि इनका कहना भी है कि जो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो भी इनका काफ़ी सॉलिड है, तो वो उसको मतलब बिजनेस को संभाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आएगी, ये इनका कहना है। और ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो इनका कहना है कि ये मतलब FY 26 के अंदर 13 से 14% पे कर लेंगे, जो कि अभी 12% पर है, तो आगे 13-14% के आसपास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंट लेन वाली, जो इनके एक तरीके से ज्वेलरी का ही सेगमेंट टाइप में है। तो इसके अंदर मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि अभी 10% पे पहुंचा है, और लगभग 250 बेसिस पॉइंट, यानी कि अगर देखा जाए तो पहले इसका जो मार्जिन है वो 7.5% के आसपास था, तो 250% की इनको जंप यहाँ पे मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 250 बेसिस पॉइंट की, जिसका मतलब है कि पहले 7.5% था, अभी इनका मार्जिन जो है लगभग 10% के आसपास हो गया है। दूसरा इनके पास में क्या है कि बेटर प्रोडक्ट मिक्स है यहाँ पर कैटल लाइन के अंदर। और इनमें इनका कहना है कि जो गोल्ड के प्राइजेस है अगर वहाँ पे इंक्रीमेंट होता है तो इस बिजनेस के लिए थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, इसके लिए रिस्की हो सकता है, ये इनका कहना है। दूसरा अगर हम इनके इन्वेंट्री या फिर गोल्ड मेटल लोन्स की बात करें, यानी GMLs की बात करें, तो इनकी जो इन्वेंट्री है वो बड़े बड़े ही मतलब इनके पास होल्ड करते हुए ही वो लगभग 95,000 करोड़ 9,500 करोड़ की इनकी इन्वेंट्री हो गई है। उसका जो सबसे मेन रीज़न है कि इनके मतलब इनकी बैलेंस शीट में अभी भी इन्वेंट्री वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा दिख रहा है। और जिसके अंदर इनका कहना है कि एक तो गोल्ड के प्राइस में इंक्रीमेंट के होने की वजह से ऐसा हुआ है, और दूसरा जो क्या बोलते हैं सीजनली जो स्टॉक पिकिंग होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि ज्वेलरी सेगमेंट होता है उनके लिए Q3 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर फेस्टिवल सीजन अगर Q2 में शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ पर भी इनको जो इन्वेंट्री उसको होल्ड करना पड़ता है। तो इस वजह से जो सीजनल जो भी इनका स्टॉक आता जाता है वो भी उसकी वजह से भी प्राइस मतलब ये इन्वेंट्री इनकी ज़्यादा दिखा रहा है। दूसरा इनका जो गोल्ड है वो भी इंक्रीमेंट होने की वजह से ऐसा है। और जो स्टोर एडिशंस होते हैं हर बार के, तो इनिशियली उनको जो प्रॉफिटेबल होने में ब्रेक इवन आने में टाइम लगता है, तो वहाँ पर भी इन्वेंट्री पड़ी रहती है, तो इस वजह से भी इन्वेंट्री वाला हिस्सा है वो थोड़ा इंक्रीमेंट में है। और इनका कहना है कि Q3 के अंदर, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि Q3 ज्वेलरी और जो मतलब फैशन रिटेल टाइप की कंपनीज होती है, क्योंकि वेडिंग सीजन वगैरह ये आते हैं, तो उसका इनको लोगों को बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पर इसको भी बेनिफिट मिलेगा। ये इनका कहना है कि Q3 के अंदर जो इनकी इन्वेंट्री है वो आराम से इनके नॉर्मल हो जाएगी। और इनका कहना है कि हो सकता है दिसंबर एंड तक जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसके अंदर भी डिक्लाइन हो, यानी कि उसमें भी गिरावट हो, तो उसका भी इनको बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पिटिशन्स की, तो कंपनी का कहना है कि इनको बहुत भारी मात्रा में कंपटीशन मिल रहा है। एक तो इनको मिल रहा है ऑर्गेनाइज प्लेयर से, जैसे कि जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है या फिर जो पैन इंडिया ऑर्गेनाइज प्लेयर, जैसे कि एक है कल्याण ज्वेलर्स। तो नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट एक तो ऑर्गेनाइज प्लेयर से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये महाराष्ट्र के अंदर नंबर 1 है स्टोर के मामले में, तो वहाँ पर PN गाडगिल जैसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जिसकी लगभग 190 साल की या 100 साल से ऊपर की लेगेसी है, लगभग 200 साल पुरानी लेगेसी। तो वहाँ से भी इनको कंपटीशन मिल रहा है। नाम किसी का मेंशन इन्होंने नहीं किया, बस मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा इनका कहना है कि जो ऑलरेडी वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट ज्वेलर्स हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि हर शहर के अंदर कोई ना कोई एक छोटे मोटे ज्वेलर्स भी होते हैं, तो वहाँ से भी इनको कंपटीशन मिलता है, क्योंकि जो भी लोग होते हैं, जो भी पुराने लोग होते हैं, वो ज्वेलरी अपने ट्रस्टेबल या जानकार ज्वेलर से ही खरीदना प्रेफर करते हैं गाँव सिटीज़ के अंदर मोस्टली। तो इस वजह से वहाँ पे भी इनको कंपटीशन मिल रहा है, तो ये भी इसका रीज़न है।
दूसरा एक और चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ कि इस बार क्या हुआ है कि जो भी मतलब दो तरह के प्लेयर काम करते हैं गोल्ड सेगमेंट के अंदर। एक एसेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं, एक एसेट हैवी मॉडल पे काम करते हैं। एसेट लाइट मॉडल के अंदर क्या होता है, जब भी ऑर्डर आता है तो ये लोग लीज पे ले लेते हैं गोल्ड को, या गोल्ड को खरीदते हैं करंट जो भी प्राइस होता है उस पर, या फिर इनका बैकएंड में हेजिंग करके रखते हैं ये लोग। तो उसमें क्या होता है कि ये इन्होंने जैसे गोल्ड खरीदा तो जिस प्राइस पे मार्केट में गोल्ड मिल रहा है तो उसी के हिसाब से बना बनू के और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपनी ऐड करके ये बिजनेस करते हैं। इसमें आता है एसिड एसिड लाइट मॉडल। इसके अंदर इनको ज़्यादा इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे प्लेयर होते हैं जो एसिड हैवी मॉडल पे काम करते हैं, तो उनका ये है कि वो गोल्ड को स्टोर करते हैं, एज ए इन्वेंट्री रखते हैं। और लेकिन इस बार क्या हुआ कि गोल्ड के प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइस में इंक्रीमेंट होने की वजह से जो जो लोग गोल्ड को स्टोर करके बिजनेस करते थे, यानी एसिड हैवी मॉडल पे काम करते थे, तो उन्होंने जो गोल्ड परचेस किया है वो सस्ते में खरीदा है, यानी कि उन्होंने बहुत पहले गोल्ड को परचेस कर रखा है। और गोल्ड के प्राइस इंक्रीमेंट होने से उनको वहां पे पहले ही ऑलरेडी रिटर्न मिल चुके हैं। तो यानी कि अब उन्होंने और नए तरीके के डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने गोल्ड के प्राइस पे अर्निंग कर ली पहले से ही। और जो मेकिंग चार्जेस है उसके अंदर उन्होंने जीरो या फिर डिस्काउंट करके मतलब लोगों को, कस्टमर को अट्रैक्ट किया। तो जिसकी वजह से ये टाइटन जैसी कंपनी जो कि एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, इनको उसका भी चैलेंज इनको फेस करना पड़ा। बाकी फिर भी इनका कहना है कि इनका जो एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसके अंदर इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को, तो उस वजह से इनको थोड़ा मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम की वजह से इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिला है। और अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग अगर बात करें आउटलुक की, तो इनका कहना है कि हम लोग H1 से बेटर हम दिसंबर एंड तक हम अच्छा कर लेंगे, यानी Q3 हमारा अच्छा होगा, क्योंकि वेडिंग सीजन्स वगैरह भी हैं। और दूसरा अक्टूबर का महीना इनका काफ़ी अच्छा गया है, क्योंकि उसमें दिवाली थी और साथ ही दशहरा था, तो वो भी इनका कहना है कि काफ़ी अच्छा था इनके लिए। दूसरा है ये मार्केट गेन करने पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। और ये इनकी जो स्टड ज्वेलरी, क्योंकि वहाँ से रिटर्न अच्छा मिलता है, क्योंकि गोल्ड का कंपोनेंट कम यूज़ होता है और अदर प्रोडक्ट अदर चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है, तो वहाँ पे इनको बेनिफिट मिलता है। तो वो वहाँ से इनको अच्छा खासा चांस है कि इनको बिजनेस मिल सकता है अच्छा। दूसरा, इंटरनेशनली एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, स्टोर्स के अंदर इनोवेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 70 से 80 स्टोर के अंदर ये इनोवेशन कर रहे हैं। दूसरा ओमनी चैनल्स की वजह से भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ से चांसेस है कि इनको कुछ अच्छा मिले। बट इनका बेस इतना बड़ा है कि जितना भी ग्रो करें वहाँ पे कुछ ना कुछ इनको चैलेंजेस आएंगे, और इतना अच्छा जैसे कि और प्लेयर जैसे कि जो 30-40% पे ग्रो कर रहे हैं, उनसे ये इजीली डायरेक्ट कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इनके अगर रिस्क की बात करें, तो एक तो गोल्ड की प्राइस में रिस्क सबसे बड़ा इनके लिए रिस्क है। दूसरा, कंपटीशन इनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो ये भी इनके लिए एक रिस्क है। और तीसरा, इनके जो कंट्रीब्यूशन है वो मोस्टली गोल्ड कॉइन से आ रहा है, तो वहाँ पर भी इनको मार्जिन ज़्यादा नहीं मिलता, तो ये भी इनके लिए अपने आप में रिस्क है। तो ये था टाइटन का पूरा कंप्लीट एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो हेलो इन्वेस्टर, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स का Q2 FY26। उसकी कॉन कॉल को पूरा अच्छे से एनालाइज करेंगे, इसकी अर्निंग कॉल क्या है, उसकी कॉन कॉल में क्या क्या कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है और आगे क्या गाइडलाइंस है, इसको हम पूरा इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि हमने इसके अंदर पूरा अच्छे से पूरा डिकोड किया है कि कंपनी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आने वाले कुछ टाइम के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कल्याण ज्वेलर, जो कि एक साउथ से स्टार्ट हुई एक कंपनी थी ज्वेलरी सेगमेंट की, और अभी ये ऑलमोस्ट पैन इंडिया प्लेयर ये बन चुके हैं। और कई अलग अलग जगह भी ये मतलब इंटरनेशनली अभी ये एक्सपेंड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें, इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, तो अगर हम क्वार्टर लेवल पे बात करें तो क्वार्टरली इनका कंसोलिडेट रेवेन्यू लगभग रहा है 7,856 करोड़, और इसके अंदर लगभग 30% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है। दूसरा, अगर हम इसकी कंसोलिडेट इबिट्टा की बात करें, तो वो 497 करोड़ है अभी, जो कि पहले के अंदर वो 319 करोड़ था। वहीं अगर कंसोलिडेट पेट की बात करें, वो 261 करोड़ है, और जो कि पहले 130 करोड़ था, यानी कि लगभग 100% से ऊपर की इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसको जंप मिली है। यानी कि अगर किसी कंपनी का, जैसे हमने पहले भी बात करी, किसी कंपनी का अगर टॉप लाइन यानी कि उसका रेवेन्यू अगर एक्स टाइम से बढ़ रहा है और एक्स परसेंटेज से बढ़ रहा है, और अगर उसका जो पेट है यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
वो उसके एक्स प्लस सम टाइम्स, मतलब यूं बोलूँ कि जितनी स्पीड से उसका टॉप लाइन बढ़ रहा है और उसकी बॉटम लाइन उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कंपनी को कहीं ना कहीं से उसके ऑपरेटिंग बिजनेस मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिल रहा है, यानी लेवरेज उसको अच्छी खासी मिल रही है, जो सीधा उसके पेट के अंदर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उसका ईपीएस में ग्रोथ होगी और ओवरऑल स्टॉक है वो सस्ता हो सकता है और दूसरा प्राइस में इंक्रीमेंट हो सकता है। दूसरे अगर हम बात करें इसके बिजनेस बैकग्राउंड, तो इंडिया और जो इंटरनेशनली अभी करंटली मिडिल ईस्ट के अंदर है, तो उसके बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वहाँ पर इंडिया के बिजनेस में कंसोलिडेट रेवेन्यू है लगभग 6,843 करोड़, जो कि पिछले जो क्वार्टर में था, लास्ट क्वार्टर यानी कि Q1 के अंदर वो था 5,221 करोड़। अगर हम इबिट्टा की बात करें तो कंसोलिडेट इबिट्टा है 432 करोड़, जो पहले था लगभग 257 करोड़। और अगर कंसोलिडेट पेट की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो 262 करोड़ है और पहले 120 करोड़ था। अगर हम यहाँ पर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लगभग 118% की यहाँ पे ग्रोथ है। वहीं अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे कंसोलिडेट रेवेन्यू 866 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर 800 करोड़ था। अगर इबिट्टा की बात करें कंसोलिडेट लेवल पर तो 61 करोड़ का इबिट्टा है, जो कि फिर पहले पिछले क्वार्टर के अंदर 59 करोड़ था। और पेट की बात करें तो इस बार 15 करोड़ का प्रॉफिट है और जो पिछले क्वार्टर के अंदर 14 करोड़ का था। और इनका एक कैटेगरी है कैटरे, तो कैटरे के अंदर इनका जो रेवेन्यू है वो लगभग 93 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ था। और अगर बात करें हम आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या लॉस आफ्टर टैक्स, तो वो लगभग 9 करोड़ का इस क्वार्टर के अंदर और पिछले क्वार्टर के अंदर 4 करोड़ का इनका लॉस था। लॉस बढ़ा है बट उसका रीज़न है कि इन्होंने और भी स्टोर एक्सपेंशन किया है, तो अपफ्रंट लेवल पे कॉस्ट ज़्यादा आती है और उस वजह से वो सारा का सारा हमें लॉस में दिख रहा है इस वजह से। अगर हम यहाँ पर हाफ ईयरली की बात करें तो कंसोलिडेट लेवल पे रेवेन्यू इनका लगभग रहा है 15,125 करोड़, और जिसके अंदर फिर 31% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। हाफ ईयरली FY26 और हाफ ईयरली FY25 का में कंपैरिजन है। और अगर कंसोलिडेट पेट की बात करें तो लगभग है 525 करोड़, और अगर इसके अंदर देखा जाए तो लगभग 70% की ग्रोथ है प्रीवियस हाफ ईयरली के कंपेयर में। अब आगे हम इसमें और अगर बात करें तो लगभग कंपनी ने 32 स्टोर को ओपन किया है, जिसमें से 15 है कल्याण इंडिया के स्टोर हैं, 15 कैटरे के स्टोर हैं, और जो 2 स्टोर है वो मिडिल ईस्ट के अंदर कंपनी ने ओपन करे हैं। अगर SSSG यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग कंपनी 30% से कंटिन्यू बेसिस पे ग्रो कर रही है। और जो कंपनी ने अपना जो रीपेमेंट ऑफ डेप्थ इंडिया के अंदर था उसको पोस्ट कर दिया है। और कंपनी अब क्या है, मतलब कंपनी को क्या है, अप्रूवल मिल गया है, लीज अप्रूवल फ्रॉम द बैंक साइड। तो जो भी इन्होंने कोलेटर वगैरह इनके थे उसको मतलब बैंक का उसको रिलीज करने की कोशिश कर रही है, मतलब इनको ये मंजूरी मिल गई है। दूसरा अगर हम बात करें तो लगभग 130 करोड़ का इनका जो रिड्यूस हुआ है डेब्ट, जो कि नॉन जीएमएल यानी कि गोल्ड मेटल लिंक्ड जो नॉन जीएमएल था लोन, वो लगभग अब 30 सितंबर 2025 तक इनका 550 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और ये बिल्कुल सही पाथवे पे है। इनका एनुअली डेब्ट रिडक्शन टारगेट लगभग 300 करोड़ का है, तो ये 300 करोड़ के आसपास मतलब पूरे इसको डेब्ट को रिकवर कर लेंगे, मतलब खत्म कर देंगे। अगर हम बात करें दिवाली -30 डेज की, तो ये इनका SSSG वहाँ पर भी 30% से ऊपर का रहा है, यानी कि दिवाली को हटा के बाकी 30 डेज को अगर लाइक वाइज लाइक प्रीवियसली और इस बार को कंपेयर करें तो वहाँ पे 30% की इनको ग्रोथ है। तो ये ऑल अबाउट था फाइनेंशियल स्नैपशॉट इस कंपनी के बारे में। अब हम इसकी कॉन कॉल को एनालाइज करते हैं। तो कॉन कॉल के अंदर किसी ने पूछा कि दिवाली के बाद में आपको कोई ड्रॉप मिला अपनी जो सेल्स है उसके अंदर, तो इन्होंने कहा कि हमारे जो प्री दिवाली जो हमारी सेल्स या वॉल्यूम्स थे वो पोस्ट दिवाली भी हमारे पास में ऑलमोस्ट सेम है, कोई इशू नहीं है, हमें आराम से अच्छा खासा टेलविंड मिल रहा है। दूसरा जो इन्होंने कहा कि इनका हर वीकेंड है उस पर इनको स्ट्रॉन्ग सेल्स इनको कंटिन्यू बेसिस पर मिल रही है, तो यहाँ पर ये कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंपनी से पूछा गया कि आपको स्टोर को लेके आपकी क्या गाइडेंस है। तो कंपनी ने कहा कि हम पूरे इंटायर ईयर के अंदर 84 स्टोर्स को ओपन करेंगे, और साथ ही इसमें से 6 होंगे हमारे स्टोर जो इंटरनेशनली होंगे, जिसमें से 3 स्टोर अभी ओपन हो चुके हैं, 2 इन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर ओपन करे हैं और एक यूके के अंदर ओपन करा है। अब 3 स्टोर और बाकी है इंटरनेशनली।
और 80 के समथिंग इन्होंने जो इनका ब्रांड है कैंड्रे, उसके अंदर ये 80 स्टोर टोटल इंटायर ईयर के अंदर ये खोलेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्जिन के हिसाब से क्या रहा, तो ग्रोस मार्जिन जो है Q3 के अंदर वो हमेशा बेटर होता है Q2 के कंपेयर में। और दूसरा कि ये रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स वो सारा कर चुके हैं, इस वजह से H2 इनका जो बेटर होगा या ज़्यादा होगा H1 के कंपेयर में, क्योंकि H1 के अंदर इन्होंने कई सारे रीपेमेंट्स वगैरह करे, अब इन्होंने पोज लगा दिया है, वो पोज कर दिया है उस रीपेमेंट को, तो इनका जो H2 है वो बेटर होगा H1 के कंपेयर में। अगर इनके कैंट्रे के बेसिस पे बात करें तो अबाउट कैंट्रे इनका क्या स्टेटमेंट है मैनेजमेंट का, तो स्टोर लेवल पे इबिट्टा में ये लगभग ये पॉजिटिव है और डबल डिजिट की इबिट्टा पॉजिटिव इनके पास ग्रोथ है। और अगर कॉर्पोरेट लेवल पे अगर हम बात करें इबिट्टा, वो न्यूट्रल, कंपनी लेवल पर अगर बात करें तो इबिट्टा अभी न्यूट्रल है कैंट्रे के केसेस में। और इनका टारगेट है कि इस साल के अंदर ये 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करेंगे कैंट्रे जो इनका ब्रांड है उसके अंडर में। और कंपनी के मैनेजमेंट से अगर डेप्ट पेमेंट के रिगार्डिंग पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने लगभग 350 करोड़ के जो पेमेंट है उसको रिड्यूस किया है, जो कि है नॉन जीएमएल पार्ट का H1 के अंदर। और 400 करोड़ नॉन जीएमएल हम 31 मार्च मतलब इस फाइनेंशियल ईयर तक हम क्लियर कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर से हम कम्प्लीटली डेप्ट फ्री कंपनी बन जाएंगे। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछा गया इनके पायलट प्लान्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर इनके अभी करंटली 2 पायलट प्लान्स थे। प्लान 1 के अंदर था कि लोकल ज्वेलरी ब्रांड को डेवलप करना, और प्लान नंबर 2 के अंदर था कि जो इनके जो कल्याण है उसकी सोर्सिंग, जो सोर्सिंग है उसको सोर्सिंग को चेंज करने का, मतलब जो कल्याण का ये जहाँ से भी इनके वेंडर वगैरह है वहाँ से उसको चेंज करने का इनका प्लान था। अब इन 2 प्लान्स के बारे में हम आगे वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर हम इसके पीछे अगर जाने कि इन्होंने इनके जो रीजनल ब्रांड है उनको लॉन्च करने के बारे में इन्होंने कंपनी ने क्या कहा अपनी कॉन कॉल के अंदर, तो इन्होंने इनका टारगेट है कि अगले 12 महीने के अंदर ये 5 शोरूम्स ओपन करेंगे, और जिसके अंदर लगभग 300 से लगभग 350 करोड़ के समथिंग की इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। और इनके पास में इन स्टोर्स को खोलने के लिए लगातार फ्रेंचाइजी की तरफ से रिक्वेस्ट भी आ रही है, बट कंपनी चाह रही है कि फर्स्ट कपल ऑफ स्टोर्स कंपनी खुद अपने कोको मॉडल के अंदर खोले। कोको मॉडल का मतलब होता है जहाँ पे कंपनी स्टोर को ओपन करती है और कंपनी उसको ऑपरेट करती है, यानी कि लैंड भी कंपनी की है, मतलब रियल एस्टेट भी कंपनी का है, और उसको चलाने में जितना मैन पावर या जितना भी जो भी चीज़ खर्चा हो रहा है वो भी कंपनी खुद उसको ऑपरेशनल कर रही है, तो वहाँ उसको बोला जाता है कोको मॉडल। और अगर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था कंपनी से पूछा गया है स्ट्रग प्लान गोल्ड ज्वेलरी और कॉइन्स से और कस्टमर टाइप के रिगार्डिंग, तो स्टग रेशो का मतलब होता है कि कोई भी ज्वेलरी अगर बन रही है उसमें कितनी मात्रा गोल्ड है या फिर सिल्वर है उसके अलावा है, यानी कि वो हो सकता है वो डायमंड हो या हो सकता है किसी भी तरह के कोई और मेटल हो सकता है, तो नॉन गोल्ड आइटम उसको बोला जाता है स्टग रेशो। तो कंपनी का स्टॉक रेशो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक 20-25% के समथिंग है अभी। और जो जो इनके पास में नए बायर आ रहे हैं वो भी उनकी एज है लगभग मिड 30s के अंदर के बायर्स है जो इनके पास लगातार आ रहे हैं। अगर हम बिल काउंट की ग्रोथ की बात करें तो टिकट लेवल पे अभी सब कुछ सेम है, जितना टिकट सेलिंग यानी कि एवरेज टिकट साइज जो कंपनी पहले सेल कर रही थी उतना ही टिकट साइज आज भी कंपनी सेल कर रही है। और अगर न्यू बायर है तो उनका जो शेयर है लगभग 30% से ज़्यादा, यानी कि 30% से ज़्यादा जो कस्टमर है वो नए भी आए हैं इनके पास में। जब कंपनी के मैनेजमेंट से पूछा गया कि गोल्ड के प्राइस इंक्रीमेंट होने से क्या कंपनी जो कस्टमर के टिकट साइज पर चेंजेस हुआ या उन्होंने अपना बजट बढ़ाया घटाया, तो इस पर मैनेजमेंट ने कहा कि गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होने से उनके कस्टमर के जो टिकट साइज है एवरेज टिकट साइज में कोई चेंजेस नहीं है, जो पहले था वो अब भी सेम के सेम है। और हर एक कस्टमर के पास में उनका खुद का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट है, तो और लगभग कस्टमर 15 से 20% के आसपास अपना बजट बढ़ाने को ओके भी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि कस्टमर ने अपना बजट साइज नहीं बढ़ाया बट उसका नंबर ऑफ परचेसेस बढ़ गया है। बेसिकली क्या है कि इंडिया के अंदर जो ज्वेलरी है या गोल्ड है वो एक ट्रेडिशन या रिलीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जब जब कस्टमर का मतलब अगर टिकट साइज अगर नहीं बढ़ रहा
तो कस्टमर फ्रिक्वेंटली मतलब गोल्ड ऐसी चीज़ है जहाँ पर कस्टमर अगर आज नहीं परचेज कर रहा तो वो परचेज पोस्टपोन कर सकता है, बट वो परचेज ज़रूर करता है। तो यहाँ पर ये रहा है। दूसरा, अगर यहाँ पर बात करें तो जो कंपनी के अंदर जो नए टाइप के जो परचेजर आए हैं, नए टाइप के जो बायर आए हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि 30% प्लस इनके न्यू बायर्स रहे हैं इस बार। तो नए बायर आए हैं कंपनी के अंदर कोई भी परचेस करने के लिए। तो बेसिकली उनका जो टिकट साइज है, जो पुराने जो बायर है जो रिपीटेशन पर वापस आए हैं, यानी कि जो नए बायर जब रिपीट होकर वापस आते हैं और जो पहले से ही कंटिन्यू बेसिस पे जो इनके प्रीवियस कस्टमर है वही अगर रिपीट पे आते हैं, तो जो पुराने बायर्स हैं उनका एवरेज टिकट साइज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो नए बायर है उनके कंपेयर में। वहीं अगर हम इनके इन्वेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी ने कहा था कि कंपनी ने के मैनेजमेंट ने कहा कि इन्वेंट्री के अंदर इनका हाल ऐसा हुआ कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने से जो करंट इन्वेंट्री थी, मान लीजिए 100 करोड़ की इन्वेंट्री तो बड़े बड़े, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गोल्ड, तो 100 करोड़ की इन्वेंट्री 150 से 160 करोड़ के बीच में बढ़ गई। तो इस वजह से इन्होंने भी क्या किया कि वहाँ पे जहाँ पे इनके स्टोर्स हैं उसमें से इन्वेंट्री को थोड़ा थोड़ा कम किया। मतलब जितना अगर 50% की इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, यानी कि वैल्यू टर्म्स में अगर इंक्रीज हुई है, तो इन्होंने 50% वॉल्यूम कम नहीं किया, बट कुछ सर्टेन परसेंटेज तक इन्होंने कम किया। तो इस तरीके से इन्होंने मैनेज किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनी से पूछा कि मेकिंग चार्जेस आप मतलब ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गोल्ड, तो आपके मेकिंग चार्जेस में कोई प्राइस में इंक्रीमेंट आप लोगों ने किया? तो इस पर कंपनी ने कहा कि जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली प्लेयर से मिलकर बनी है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर से, और एक सिंगल प्लेयर कभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े डिसीजन नहीं ले सकता। ये एक ही इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग टाइप के प्लेयर्स है, तो सब मिलकर डिसीजंस लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सबकी जो मेकिंग चार्जेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो यहाँ पर अगर हम प्राइस इंक्रीज की वजह से हम हमारे प्राइस अगर बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि कस्टमर हमें छोड़ के किसी और के पास चला जाए। तो इन्होंने कहा कि हम लोगों ने प्राइजेस नहीं बढ़ाए हैं। फिर दूसरा इनसे पूछा गया कि मैनेजमेंट से पूछा गया जो इनका कैंड्रे वाला स्टोर है उसको ओपन करने में इतनी स्लो ग्रोथ क्यों आ रही है। तो कंपनी ने कहा कि हमने जैसे 80 कैंड्रे स्टोर ओपन करने की गाइडलाइन दी थी, बट करंटली हमने 30 स्टोर को ही ओपन किया है। और जबकि कंपनी का ये भी कहना है कि जो कैंड्रे वाले स्टोर हैं उनको ओपन करना कंपेरेबल इजी है एज कम्पेयर टू कल्याण के जो स्टोर हैं उनको, क्योंकि इन्वेंट्री और दूसरा यहाँ पे शोरूम की साइज़ है वो स्मॉलर है, मतलब इन्वेंट्री भी कम लगेगी और स्मॉल जो स्टोर है उसकी साइज़ भी छोटी होगी एज कम्पेयर टू कल्याण। और दूसरा क्या है कि जो इनके अलग प्लेयर्स हैं, मतलब इनके जो पीयर कॉम्पिटिटर वाले प्लेयर हैं जो भी सेम सेगमेंट जिसमें केंद्रे ब्रांड इनका ऑपरेट कर रहा है, तो उन्होंने अपने इंटीरियर वगैरह अपने जो क्या बोलते हैं उनके एक्सपीरियंस वगैरह, मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस में काफ़ी चेंजेस किया है। तो इन्होंने अभी थोड़ा पोज लिया है और ये भी चाह रहे हैं कि जैसे कि अपग्रेडेशन करा है, तो ये लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि हम भी हमारे स्टोर्स के अंदर अपग्रेड करें कुछ लोकेशन पे और बेटर इन्वेंट्री के साथ में हम इस काम को करें। फिर मैनेजमेंट से किसी ने पूछा कि आपकी कंपनी का जो एम्प्लॉय जो अट्रेशन रेट है वो ज़्यादा क्यों है। अट्रेशन रेट का मतलब हो गया एम्प्लॉय अट्रेशन का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितने परसेंटेज में आपके जो एम्प्लॉय आपकी जॉब को छोड़ के वह जा रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब FY23 की बात करें तो लगभग ये 20 से 23% के बीच में था। और इसमें और जिसके अंदर अगर हम बात करें तो अभी ये लगभग 52% के समथिंग है। और जिसके अंदर से क्या है कि 85 to 86% जो फीमेल अट्रेशन रेट ज़्यादा था FY24 में। तो इसके लिए कल्याण के मैनेजमेंट ने बताया है कि जो माई कल्याण करके एक ऐप इनका है उसके अंदर मार्केटिंग फ्रेंचाइजी का वो पार्ट है माई कल्याण। उसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ उनको डोर टू डोर जाकर सेल्स करनी पड़ती है या फिर डोर टू डोर जाकर प्रोडक्ट के लिए पिच करना पड़ता है माई कल्याण के लिए। तो उस कंडीशन में जो वहाँ पे जो फील्ड जॉब होने की वजह से महिलाओं का या फिर यूँ कहूँ कि फील्ड जॉब की वजह से जो अट्रैक्शन रेट है वो ज़्यादा है, जिस वजह से इनका जो छोड़ के जाने का जो रेशो है वो ज़्यादा है, इसलिए एम्प्लॉय अट्रैक्शन रेट ज़्यादा है। जो कि इन्होंने कहा कि वो स्पेशली मार्केटिंग फ्रेंचाइजी है जो माई कल्याण वाले सेगमेंट उसी में ये एप्लीकेबल है, बाकी जगह इनके जो एम्प्लॉयज़ है वो स्टेबल है, वो इनके साथ लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करते हैं। और फिर एक मैनेजमेंट से पूछा है कि मैंने कंपनी रीजनल ब्रांड को क्यों ओपन करना चाहती है।
तो कल्याण है वो लगभग 30 से 35% जो हाइपर लोकल ब्रांड है और जो लोकल इन्वेंट्री के साथ में ऑपरेट करता है। तो इनका मतलब टारगेट है कि उस कस्टमर सेगमेंट को भी पकड़े जहाँ पर वो जो कस्टमर है वो 100% मतलब जो 100% लोकल नहीं, बट वहाँ लोकल के अंदर कुछ एस्पिरेशंस रखता हो, और 100% लोकल और 100% ऑथेंटिक ब्रांड ये बनना चाह रहे हैं। और आर ओ से ही यहाँ पर इस वाले सेगमेंट के अंदर इनिशियली 16 से 18% के आसपास यहाँ रहने वाली हैं। और दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया, ये भी जो मतलब इनके पास में जो क्वारी आ रही है इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर्स की तरफ से, तो वो कल्याण इंडिया या फिर कल्याण ब्रांड की जगह जो लोकल ब्रांड है उसको लेकर क्यों आ रही है। तो इस पे कंपनी ने कहा कि जो इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं उनकी एक पूरी जर्नी रही है कल्याण ब्रांड के साथ में, और उनको ट्रस्ट है कि कल्याण ब्रांड अपने साथ साथ मतलब उनका भी बहुत अच्छा बिजनेस हम ग्रो कर सकते हैं, मतलब उनको भी इसमें बेनिफिट मिल सकता है कल्याण की ग्रोथ जर्नी की वजह से। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर हम नया ब्रांड भी लॉन्च करेंगे तो वहाँ पर भी हमें अच्छी खासी पोटेंशियल मिल सकता है, अच्छी खासी रिटर्न हमको मिल सकते हैं जो कि हमें कल्याण वाले स्टोर से मिले हैं। तो इस वजह से उनकी क्वेरी ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू कल्याण, जो रीजनल ब्रांड है उसके लिए ज़्यादा उनकी क्वेरीज आ रही है एज़ कम्पेयर टू जो भी इनके कल्याण वाला जो सेगमेंट है उसके कंपेयर में। और दूसरा कंपनी से मैनेजमेंट ने में पूछा गया कि जो इनका पायलट वन प्लान था रीजनल ब्रांड, तो रीजनल ब्रांड का रीज़न मैंने बता दिया कि कंपनी टारगेट करना चाहती है उन कस्टमर को जो कि कम्प्लीटली लोकल नहीं खरीदना चाहते, बट लोकल एरिया के अंदर कुछ उनके एस्पिरेशनल उनके कुछ है ग्रोथ, एस्पिरेशनल ग्रोथ उनको मिल सके, और ये 100% ऑथेंटिक ब्रांड वहाँ बनना चाहते हैं। और मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो जो रीजनल प्लेयर है उनका बिजनेस ये छीनना चाह रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग इनका प्लान 2 है जो कि पायलट प्लान दूसरा है। उसके अंदर इन्होंने कहा कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसलिए करना चाहते हैं ताकि इनके मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो सके। तो ये था कल्याण की कॉन कॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएन गाडगिल जो कि कंपनी है उसकी Q2 FY26 के रिजल्ट के बारे में, और साथ ही हम उसके कॉन कॉल को अच्छे से डिटेल में एनालाइज करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट हम क्वालिटी और कंटेंट के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हेलो इन्वेस्टर, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके H1 FY26 के रिजल्ट्स के बारे में। तो कंसोलिडेटली कंपनी ने करीबन 3,0892 करोड़ का रेवेन्यू किया है। ग्रोस प्रॉफिट इसमें 448 करोड़ का रहा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से यहाँ 77% ये जंप हुआ है ग्रोस प्रॉफिट के अंदर। इबिटा 266 करोड़ का जो कि 101% ग्रोथ है इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 148.7 करोड़ जो कि 111.6% यानी लगभग 112% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगभग है 3.8% का, जो FY26 के अंदर है, जो कि लास्ट ईयर था 1.9%। अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर राउंड फिगर में 190 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर ग्रोथ है यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। अगर ये जो रेवेन्यू है इसका जो सबसे बड़ा जो ड्राइवर है वो है अर्ली फेस्टिवल डिमांड। और दूसरा यहाँ पर नवरात्रि पर इनके जो सेल्स हुई वो रिकॉर्ड तोड़ सेल्स हुई, अब तक की ऑल टाइम सबसे हाईएस्ट सेल्स हुई एक दिन के अंदर, वो 128 करोड़ की। और अगर हम लास्ट ईयर के नवरात्रि से इसको कंपेयर करें तो लगभग 66% की ग्रोथ पे हुई है। अगर हम यहाँ से आगे अगर Q2 को कंपेयर करें तो Q2 FY26 के रिजल्ट, पहले हमने बात करा H1 के बारे में, H1 FY26 का रिजल्ट। अब हम बात कर रहे हैं Q2 FY26 के रिजल्ट की। तो यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा है वो लगभग रहा है 2178 करोड़, और ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर रहा है 258 करोड़, जिसके अंदर 91% लगभग 90% से ज्यादा की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी कि Q2 ओवर Q2 ग्रोथ है, यानी लास्ट ईयर के Q2 और इस ईयर के Q2 के अंदर की टोटल ग्रोथ है। अगर हम ग्रोस मार्जिन की बात करें तो लगभग 12% के आसपास का ग्रोस मार्जिन रहा है। और इबिटा की बात करें तो 142 करोड़ का इबिटा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 117% की ग्रोथ। और इबिटा मार्जिन की बात करें तो 6.6% की यहाँ पर इबिटा मार्जिन इनका रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 80 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 127% की इनके पास जंप है। और प्रॉफिट मार्जिन 3.6% है।
अगर हम यहाँ पर बिजनेस सेगमेंट वाइज बात करें, अगर हम पहले बात करते हैं कि बिजनेस कहाँ कहाँ से आता है, तो रिटेल सेगमेंट की बात करें तो लगभग 72.2% के आसपास जो इनका मार्केट शेयर आया है, मतलब 72.2% के आसपास इनके पूरे रेवेन्यू बैकग्राउंड में, तो वो आया है रिटेल सेगमेंट से, जो कि जिसके अंदर 29% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, जो कि काफी डिसेंट ग्रोथ है। दूसरा इनका जो मतलब जो बिजनेस सेगमेंट है वो है ई कॉमर्स, जहां पर लगभग 113% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। और थर्ड जो सेगमेंट है फ्रेंचाइजेस, जिसमें 105% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, काफी अच्छी ग्रोथ है। अगर हम इसको भी ब्रेक डाउन करें कि रेवेन्यू जो आया है वो गोल्ड सिल्वर या डायमंड से कितना आया है, तो गोल्ड से बेसिकली 85% जो इनका रेवेन्यू है वो गोल्ड से आया है, 10% इनका रेवेन्यू सिल्वर से आया है, और 5% इनका जो रेवेन्यू है वो डायमंड से आया है। इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने लगभग 8 ईबीओ यानी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, दो तरह के आउटलेट्स होते हैं, एक तो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट यानी कि जिसमें एक ही कंपनी के प्रोडक्ट आप रखते हो, दूसरा होता है एमबीओ यानी कि मल्टीपल ब्रांड आउटलेट, जिसमें आप मल्टीपल ब्रांड्स के यूं कहूँ कि आप प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। अब इस जो ये इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 8 ईवीओ ओपन करे हैं, जिसमें से 5 है कोको मॉडल पर और 3 है फोको मॉडल पर। कोको मतलब कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, और फोको मतलब होता है फ्रेंचाइजी ओन और कंपनी ऑपरेटेड। कोको के अंदर क्या होता है कि सब कुछ जो लैंड होती है या फिर जहां पर कंपनी के जो ऑफिसेस है या कंपनी का जो स्टोर है, वो भी कंपनी खुद ओन कर रही है, और उस पे जो मैनेज कर रहा है उस स्टोर को वो भी कंपनी के लोग हैं। वही फोको मॉडल में ये होता है कि जो वो जगह है या लैंड है या स्टोर है, स्टोर का ओनर या फिर स्टोर की जो लीज है वो फ्रेंचाइजी के नाम पर है, और उसको पूरा ओन कर रहा है जो कंपनी है। एक तरीके से रेंटल टाइप का चीज, मतलब रेंटल टाइप की फ्रेंचाइजी होती है ये, जिसमें मतलब आप जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का या उस लीज का, जो जिसने रिस्क लिया है, वो उस जगह को देता है कंपनी को स्टोर को रन करने के लिए। और इसको मिला के Q2 FY26 तक इनके 63 ओवरऑल स्टोर हो गए हैं। अगर नए मार्केट की तरफ बात करें तो इन्होंने इंदौर और कानपुर और लखनऊ, यहाँ पर 3 जगह पे इन्होंने अपने आउट ऑफ महाराष्ट्र इन्होंने स्टार्ट किया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो पीएन गाडगिल महाराष्ट्र का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बट महाराष्ट्र के अंदर इनके इतने सारे ऑफिस, इतने सारे स्टोर होने के बाद में भी वहां पर ये नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर जो प्लेयर है अभी वहां पर है टाइटन। टाइटन के बाद में जो नाम आता है वो है यहाँ पर पीएन गाडगिल का। तो ये अपने जो जहां से ये आता है उस स्टेट का नंबर 1 प्लेयर नहीं है, नंबर 2 प्लेयर है। बट इसकी जो लेगेसी है मोर देन 100 ईयर्स की है, मतलब 100 सालों पुराना ये ब्रांड है, तो काफी स्ट्रॉन्ग इसकी ब्रांड ट्रस्टेबिलिटी है, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग इसको एडवांटेज दे रहा है आगे, मतलब बिजनेस ग्रो में। अगर हम थोड़ी और बात करें तो इन्होंने Q3, क्योंकि इनके कॉल कॉल अभी रिसेंटली हुई थी, तो इन्होंने बताया कि अक्टूबर के अंदर जो Q3 का जो पार्ट है अक्टूबर, उसके अंदर लगभग पूरे महीने के अंदर इन्होंने 1800 करोड़ की समथिंग का बिजनेस किया है। और इन्होंने पैन इंडिया के अंदर इनका जो ये है कि जो नेक्स्ट हाफ है, सेकेंड हाफ, उसके अंदर लगभग पैन इंडिया के अंदर ये मतलब करीबन 13 से 15 या फिर 14 से 16%, मतलब ये मान के चलते हैं 13 से 16 के आसपास के न्यू स्टोर ये ओपन करेंगे। अगर और इनका जो नई जो इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो बिहार में है। मतलब अभी ये महाराष्ट्र थे, महाराष्ट्र से इन्होंने इंदौर एमपी को पकड़ा, उसके बाद कानपुर और लखनऊ यानी कि यूपी को पकड़ा, और अब इनके जो नया इनका जो स्टोर एक्सपेंशन है वो बिहार की तरफ इनको लग रहा है, ये मतलब वहां करना चाह रहे हैं। तो ये इस मार्च 26 तक, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने तक, ये लगभग इनका मानना है कि ये लगभग 76 से 78 के आसपास के स्टोर को ये ओन करेंगे। तो ये था इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। अब फाइनेंशियल्स के अंदर कुछ और अदर फाइनेंशियल चीजों को हम बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 18% का इनका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ा है। दूसरा एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू इनकी 1 लाख रुपए के आसपास है। फुटफॉल के अंदर इनको 20% तक का गेन हुआ है, यानी कि जो मान लीजिए पहले 100 लोग आते थे, तो इस बार इनके स्टोर में 120 लोग वहां पर आए हैं। कन्वर्जन के है तो कन्वर्जन बहुत ही अच्छा है, मतलब हर 100 में से 93% लोग इनका प्रोडक्ट लेते हैं। मतलब 100 लोग आ रहे हैं तो 93% इनका कन्वर्जन के चांसेस है, 93% बहुत हाई है इनका कन्वर्जन चांस। स्टड रेशो की बात करें तो करंटली इनका जो स्टड रेशो है, जहाँ पे कल्याण और टाइटन की बात करें तो उनका स्टड रेशो 20 से 25% के आसपास है। करंटली इनका स्टड
रेशो है 9% के आसपास है। और ये जितना ज़्यादा और मतलब अभी हम पूरे कॉन कॉल को अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसमें ये भी देखेंगे कि क्या बोलते हैं आगे कंपनी के क्या प्लान्स हैं। तो स्टार्ट रेशो का मतलब मैं बताता हूँ कि स्टार्ट रेशो का मतलब है कि कंपनी जब भी कोई कस्टमर ज्वेलरी खरीद रहा है तो उसमें ज्वेलरी का कंपोनेंट कितना है और अदर आइटम का कंपोनेंट कितना है। मतलब गोल्ड का कुछ अगर ब्रेसलेट अगर मान लीजिए खरीद रहा है तो उसमें डायमंड या कोई स्टोन अगर वो लगवा रहा है तो वो कितनी मात्रा में है और बाकी ज्वेलरी कितनी मात्रा में। इसकी वजह से इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट्स आते हैं किसी भी ज्वेलरी प्लेयर के। दूसरा यहाँ पर जो इनका ये मानना है कि इनका स्टार्ट रेशो अभी 9 है, उसका रीजन ये है कि इनको लग रहा है कि कस्टमर का और ये इम्प्रूव हुआ, क्योंकि 5 साल पहले तक इनका स्टार्ट रेशो था 0 और अभी इनका स्टार्ट रेशो है 9% के आसपास। और ये इसलिए बेटर हो पाया क्योंकि इनके हिसाब से जो इनको धीरे धीरे इनके कंज्यूमर बिहेवियर में लगा है कि जो कंज्यूमर है मोर डायरेक्ट ज्वेलरी में मतलब डिजाइनिंग को ज्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं, यानी डिजाइन लेड एस्पिरेशनल प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर खरीद रहे हैं, तो इस वजह से। दूसरा, रेवेन्यू पर स्टोर की बात करें तो लगभग 62 करोड़ का इनका रेवेन्यू हर एक स्टोर से ऑन एन एवरेज 62 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहता है। अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का इनका पर स्टोर है वो नेट प्रॉफिट इनका रहता है। अगर इस क्वार्टर की बात करें तो इनका जो इन्होंने एक मतलब अपना क्या बोलते हैं एक बड़ा सा इन्होंने स्टोर खोला है वो दादर मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के अंदर खरीदा है, ताकि ये अपने जो मतलब और भी इंडिया के मोस्ट डोमिनेंट या फिर बोले मोस्ट प्रोमिनेंट ज्वेलरी मार्केट के अंदर अपनी प्रेजेंस अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देने के लिए। और इसके अंदर इन्होंने फ्लैगशिप इवेंट्स करे हैं जैसे मंगलसूत्र महोत्सव और एक है पेजन महोत्सव। ये इन्होंने दो फ्लैगशिप इन्होंने इवेंट्स करे हैं। और अगर क्रिसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्रिसिल के अंदर इन्होंने क्रिसिल ने इनके लॉन्ग टर्म रेटिंग को ए पॉजिटिव किया है और शॉर्ट टर्म रेटिंग को A1 किया है। ये था कंप्लीट इसका फाइनेंशियल या जो भी यूं कहूँ अर्निंग के रिगार्डिंग। अब हम चलते हैं अपने आगे के पार्ट यानी कॉन कॉल की तरफ। तो कंपनी और जो एनालिस्ट है उनके बीच में जो भी बातचीत हुई उसको मैं पूरा डिकोड करता हूँ और मोस्टली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हर एक पॉइंट को आपके सामने अच्छे से रखूँ और समझा सकूँ। तो पहला क्वेश्चन ग्रोथ के रिगार्डिंग किसी एनालिस्ट ने पूछा कि आगे हमें क्या ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि दिवाली सीजन जा चुका है तो आगे कंपनी को क्या ग्रोथ दिख रही है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि आगे हमें फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखने के चांस है। इस बार जो मतलब फेस्टिवल सीजन है थोड़ा अर्ली के आ गया, जिसलिए हमारे Q2 के अंदर हमारे कुछ मार्केटिंग के एक्सपेंसेस वगैरह भी हुए, मतलब जो मार्केटिंग हम बाद में या क्वार्टर 3 के लिए करते हैं वो हमें क्वार्टर 2 से स्टार्ट करना पड़ा। और इन्वेंट्री को भी हमें पहले से यानी कि क्वार्टर 2 से ही अपने जितने भी स्टोर है वहां तक पहुंचाना पड़ा। और लेकिन जो क्वार्टर 3 है वहां पे आने वाले मतलब एक तो आपका अक्टूबर है, अक्टूबर के अंदर आपको मतलब एक तो दशहरा मिल गया, दूसरा आपका पूरा दिवाली सीजन मिल गया। तो वहां से इन्होंने अपना बता भी दिया कि इनको लगभग 1800 करोड़ के आसपास अक्टूबर अक्टूबर मंथ से पूरा रेवेन्यू हो चुका है। दूसरी बात है जो नवंबर दिसंबर और जनवरी ये 2 दिन में मतलब मंथ ऐसे हैं जहां पर वेडिंग सीजन आता है। तो और ये कंपनी को वेडिंग सीजन में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि एक तो 100 ईयर से ज्यादा का इनका ब्रांड है मतलब ब्रांड है, तो लोगों को ट्रस्ट ज्यादा है। तो जो भी लोग ज्वेलरी खरीदते होंगे वो इनके पास जाना बहुत ज्यादा प्रेफर करते होंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग 100 ईयर पुराना इनका ब्रांड लेगेसी है इसलिए। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है ये। एक एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा। सेकंड क्वेश्चन है किसी एनालिस्ट ने पूछा इनके रिफाइनरी बिजनेस के अराउंड। तो इन्होंने कहा कि इस बार का जो हमारा रिजल्ट आया, जो भी हमारे पीपीटी प्रेजेंटेशन थी उसमें हमने रिफाइनरी बिजनेस को कहीं पर भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो बिजनेस उसको हमने कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया है। और रिफाइनरी बिजनेस जो हमारा लास्ट हमने नोटेड किया था वो 30 सितंबर 2024 यानी कि लास्ट Q2 FY25 इनका लास्ट टाइम था जब इन्होंने रिफाइनरी बिजनेस को मेंशन किया था अपनी पीपीटी के अंदर। उसके बाद उसका कोई लेना देना नहीं है। लास्ट ईयर जो बिजनेस था वो लगभग 350 करोड़ के आसपास था और करंटली रिफाइनरी बिजनेस से इनका कोई भी तरह का रेवेन्यू या कुछ भी तरह का लेना देना नहीं है। और तीसरी बात यहाँ पर है कि नेक्स्ट क्वार्टर 3 को जब हम उसके रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तब हम एप्पल ओवर एप्पल को कंपेयर करेंगे, यानी कि हम जो इनका कोर बिजनेस है उसी को एनालाइज करेंगे। मतलब जैसे लास्ट मैंने बताया कि Q2 FY25 वो लास्ट टाइम था, उसकी एंडिंग इसका लास्ट टाइम था जब इनका रिफाइनरी बिजनेस था। उसके बाद इनका रिफाइनरी बिजनेस इन्होंने कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया, मतलब बंद कर दिया। तो जो क्वार्टर 3 का इस बार का रिजल्ट आएगा और पिछली बार के जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएगा वो भी कोर बिजनेस का पार्ट होगा, और इस बार हम कंपेयर करेंगे वो भी कोर होगा, यानी कि रिफाइनरी का कहीं से लेकर कहीं तक का कोई लेना देना नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके EBITDA मार्जिन की,
तो इनका कहना है कि इबिटा बिजनेस, जो रिटेल बिजनेस है उसके अंदर इबिटा मार्जिन लगभग 9% के आसपास है। और कंपनी लेवल, क्योंकि कंपनी लेवल का मतलब है क्योंकि ई कॉमर्स से भी बिजनेस आ रहा है, रिटेल से भी बिजनेस आ रहा है, फ्रेंचाइजी से भी बिजनेस आ रहा है, तो वहां पर ये ट्राई करेंगे कि उनका जो मार्जिन है इबिटा लेवल पर भी उसको काफी हद तक इम्प्रूव करने का ये कोशिश करेंगे। और आई थिंक इनका इबिटा मार्जिन अगर हम देखें तो लगभग लगभग था 6.5% के आसपास था Q2 के अंदर। तो ये, और इनका रिटेल वाला था वो 9% का था, तो ये चाहते हैं कि उसको ये इम्प्रूव करेंगे, ये इन्होंने इस बार का स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। फ्यूचर की गाइडलाइन अगर स्टोर को लेके बात करें तो इन्होंने स्टोर के हिसाब से इन्होंने गाइडलाइन दी है कि इनका टारगेट है कि लगभग 78 से 80 स्टोर FY26 तक ये कंप्लीट करेंगे। और उसके अंदर से ये क्या करेंगे, जो 30 से 35 स्टोर को अगले 2 साल के अंदर ओपन करेंगे। और मार्च, मतलब एंड ऑफ द मार्च इनके पास में टोटल अब तक का, पहले और अभी तक का दोनों मिला के इनके पास में लगभग 150 के आसपास के स्टोर होंगे, जिसके अंदर कुछ कंपनी ओन्ड होंगे, कुछ फ्रेंचाइजी ओन्ड होंगे, कुछ इनके पीएनजे जो ट्रेडिशनल इनके स्टोर्स है वो होंगे, कुछ इनके पीएनजे जो लाइट ज्वेलरी से रिलेटेड है, यानी कि जिसका नाम है इनका लाइट स्टाइल, वो होंगे। नॉट अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ लाइट स्टाइल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि 14 से 16 वो उनका टारगेट है इस साल के लिए। और मतलब आने वाले 2 साल बाद तो इनके जो स्टोर होंगे वो 150 के आसपास होंगे। और करंटली इनका टारगेट है 14 से 16 स्टोर का, जिसमें से ये टारगेट कर रहे हैं कि 7 से 8 है, यानी कि 50% ये पीएनजी ट्रेडिशनल वाले स्टोर खोलेंगे और 7 से 8 है ये लाइट स्टाइल वाले स्टोर खोलेंगे, जिसमें से हो सकता है कि आधे आधे यानी 50-50% कोको मॉडल में, और 50% कोको मॉडल में और 50% फोको मॉडल में हो सकते हैं। तो ये इनकी गाइडलाइन है स्टोर को लेकर। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एनालिस्ट ने पूछा कि आपके स्टोर है उनका ब्रेकडाउन पीरियड कितना है, मतलब कितने टाइम में जो वो जो जिस भी इंसान ने, या तो मान लो कंपनी ने, या तो फोको मॉडल में या कोफो या फिर फोको मॉडल में, जो भी इंसान पैसा लगा रहा है किसी स्टोर को ओपन करने में, तो कितना टाइम में उसका जो पैसा है वो उसकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है ना, ब्रेक इवन आ जाता है। तो कंपनी का कहना है कि जो भी स्टोर इनके खुद के स्टेट में, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर ओपन होते हैं, उनको लगभग 15 से 18 महीने का टाइम लगता है ब्रेक इवन पे आने का। और जो महाराष्ट्र के बाहर यानी कि दूसरे स्टोर, जैसे कि अभी एमपी और यूपी में इन्होंने ओपन करा है, तो उन स्टोर्स को मतलब ब्रेक इवन में आने में लगभग 18 से 24 महीने, यानी कि 1.5 से 2 साल का टाइम पीरियड यहाँ पे लगता है। जबकि खुद के स्टेट वाले जो स्टोर है उनमें 15 से 18 महीने का इसमें टाइम लगता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट किसी एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि जो आपके प्राइस, गोल्ड के प्राइस है उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये अगर प्रोसेस अगले 3 से 4 साल तक रही तो आपको सेम वॉल्यूम मिलेगा या आपके वॉल्यूम में डिक्लाइन होगा, यानी कि आपको सेम ग्रोथ मिल सकती है या फिर आपके जो वॉल्यूम है या बिजनेस है उसमें डिक्लाइन आ सकती है। तो इस पर जो कंपनी है उनके मैनेजमेंट ने आंसर दिया है कि जो हमारे को मतलब गोल्ड के बिजनेस में जो भी हमें ग्रोथ मिलती है वो वैल्यू ड्रिवन ग्रोथ मिलती है, यानी कि लोग जितना ज्यादा मात्रा में ज्वेलरी खरीदेंगे तो हम उस पे मेकिंग चार्जेस पे ही हम अर्न कर पाएंगे, ये उन्होंने बोला है। तो चाहे वो कभी भी कितना भी मात्रा में गोल्ड खरीदे या जब भी खरीदेंगे तो हम हमारे जो वैल्यू ग्रोथ है, यानी कि हम जो मेकिंग चार्ज है उससे हम हमारा बिजनेस बना लेंगे। और कितना भी हो वो गोल्ड कितनी भी मात्रा में खरीदे तो हमारा तो जो भी बिजनेस है वो मेकिंग चार्जेस पे ही हम कमाते हैं। दूसरा इन्होंने बोला कि जो इंडिया है उसके अंदर गोल्ड के प्राइस कितने भी बढ़ जाए, मतलब कितना भी मात्रा में गोल्ड के प्राइस बढ़ जाए, बट यहाँ इंडिया में क्या है कि जो गोल्ड है उसको ज्वेलरी की तरह नहीं देखा जाता है, गोल्ड को एक रिलीजन, एक ट्रेडिशन की तरह देखा जाता है। तो इस वजह से ये एक इमोशन है लोगों का, ये सिर्फ फैशन या ज्वेलरी नहीं है, ये लोगों का इमोशन है। तो लोग क्या करेंगे अगर वो उस टाइम पर अगर नहीं खरीदेंगे तो उस चीज को इंडिया के अंदर जब भी परचेस होती है ज्वेलरी की या गोल्ड की, तो वहां पर वो पोस्टपोन होती है, वो डिक्लाइन नहीं होती कि हमेशा कभी कोई ज्वेलरी नहीं खरीदा जाएगा, बस वो सिर्फ क्या होती है, पोस्टपोन होती है। वो अभी नहीं खरीदेगा तो कुछ टाइम के बाद में खरीदेगा, या जब भी कोई हल्की सी भी अगर गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट आएगी तो कस्टमर दौड़े दौड़े मतलब स्टोर्स में आ जाएंगे। दूसरा इन्होंने बोला कि जो इंडिया के अंदर है जो लोग हैं वो नया गोल्ड, ओल्ड जो गोल्ड होता है उनके पास उसी से खरीदते हैं, यानी कि जो ओल्ड गोल्ड को एज ए करेंसी की तरह यूज करते हैं उसी के दम पर वो आगे नया गोल्ड खरीदते हैं। और लगभग उसमें इन्होंने कहा कि जो क्या बोलते हैं,
जितने भी मतलब 50 से 60% जितने भी वेडिंग होती है उनके जो परचेजेस होती है वो ओल्ड गोल्ड के बेसिस पे होती है, यानी कि लोग वो पुराने गोल्ड को जमा करते हैं और उसके बेसिस पे नई डिजाइन वाले न्यू गोल्ड को खरीद कर लेकर जाते हैं। तो ये उनका परचेसिंग पैटर्न रहता है। कहना है कि चाहे कितना भी प्राइस बढ़ जाए पर इनको मेकिंग चार्जेस से हमेशा इनको वैल्यू गेन मिलेगा, तो कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो और इंडिया के अंदर जो भी गोल्ड होता है वो ज्वेलरी या फिर फैशन के लिए नहीं होता, वो एक ट्रेडिशन होता है या फिर एक उन यूं कहूँ कि वो एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो सब कुछ चंगा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर, ये मैनेजमेंट ने कहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछा, आपके जो अदर स्टेट में आप जो स्टोर ओपन कर रहे हैं उनकी उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, आप किस तरीके से उसको ओपन कर रहे हैं। तो कंपनी ने कहा है कि करंटली उन्होंने जैसे कि एमपी यानी कि इंदौर के अंदर, एमपी में इंदौर में अपना स्टोर खोला है, और फ्यूचर में और मतलब दूसरा उन्होंने लखनऊ और कानपुर के अंदर यूपी में स्टोर खोला है। और अभी वो बिहार के आसपास से जो नियर बाय बॉर्डर है उस पे अपने स्टोर ओपन करना ये चाह रहे हैं। और दूसरा इनका ये है कि ये लोग लुक कर रहे हैं यानी देख रहे हैं, लुकिंग फॉर मतलब सेम जहां पर ये इन्होंने अभी स्टोर खोला है महाराष्ट्र के बाहर, उन्हीं सिटीज में और डिमांड अगर इनको मिलती है और ज्वेलरी मार्केट इनको मिलता है तो वहां पर भी ये लोग अपने सेम सिटी के अंदर हो सकता है कि मल्टीपल स्टोर्स को ही ओपन करें। दूसरा ये एमपी के अंदर भोपाल को, जबलपुर को, ग्वालियर को देख रहे हैं, वहीं अगर यूपी के एमपी के अंदर ये भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर को देख रहे हैं बिजनेस के लिए, और यूपी के अंदर ये प्रयागराज और बनारस को देख रहे हैं। और कंपनी का अलग अलग मतलब ये है कि ये जिस भी जगह पे, ये कंपनी का कहना है कि हम जिस भी जगह पे जाए वहाँ के हम लोकल प्लेयर बन सकें, और मतलब जहाँ उस एरिया के अंदर जो भी उनके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उनको सर्व कर सकें। और कंपनी का इसके अलावा अगर फोकस की बात करें तो कंपनी क्या करना चाह रही है कि एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली एनसीआर वाले जो एरिया है उसमें अपने स्टोर्स को नेक्स्ट खोलना चाह रही है 2 से 2.5 साल के अंदर। तो ये चीज ये बताता है कि कोई भी जो कंपनी है जो कि महाराष्ट्र से ये निकली थी 9 महीने पहले, नौ आई थिंक नवंबर के समथिंग इसका आईपीओ आया था, आई थिंक अक्टूबर नवंबर में इसका लास्ट ईयर आईपीओ आया था। और वहां से जो कि ये 100 साल पुराना ब्रांड है, बट ये एक जगह पे था, मतलब पहले महाराष्ट्र के अंदर था। अब ये महाराष्ट्र से निकलकर अब इसके रेस चालू हो चुकी है पैन इंडिया प्लेयर बनने की। तो यहीं पे गेम है, क्योंकि जितने ज्यादा मात्रा में अलग अलग जगह स्टोर खोलेगा उतना ही ज्यादा मतलब ओवरऑल बिजनेस को ग्रोथ मिलेगा। हाँ ये बात सही है कि कोई भी स्टोर अगर ये खोल रहे हैं तो इनको अपफ्रंट लेवल पे, यानी कि सामने मतलब अपफ्रंट कॉस्ट इनके ज्यादा है किसी भी स्टोर को खोलने की। बट एक बार ब्रेक इवन के बाद में वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन इनकी बैलेंस शीट में, इनके पीएनएल अकाउंट में दिखेगा और काफी अच्छा दिखेगा। तो यही ऐसे स्टॉक होते हैं जो आगे जाके ग्रो करते हैं, आगे जाके बिजनेस बनाते हैं, अच्छा पैसा बनाते हैं। कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो प्लेयर एक छोटे से, मतलब छोटा नहीं, मतलब एक स्टेट में था, उस स्टेट से या एक सिटी से उसने उस स्टेट में एक्सपेंशन किया, और अब वो ऑल इंडिया प्लेयर बनने की मतलब तैयारी कर रहा है, मतलब। और करंटली इनका जो टारगेट है कि ये पूरी के पूरी सेंट्रल इंडिया वाली बेल्ट है उसको पूरा कवर करने का इनका टारगेट है। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर इनसे एक एनालिस्ट ने पूछा कि आपके जो अदर इनकम है Q2 के अंदर, उसके अंदर इंक्रीमेंट का क्या रीजन है। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई एफडी करी थी लगभग 750 करोड़ की, जिसका पर्पस था कि जिसका पर्पस था JML, इनका जो मेन पर्पस था वो JML के लिए इन्होंने एफडी करी थी। तो वो एफडी का इनको इंटरेस्ट मिला है जो कि वन टाइम है ईयरली। तो ये उस एफडी पर इनको इंटरेस्ट मिला है। और दूसरा इन्होंने जो इनको गेन मिला है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो इन्होंने बुक किए हैं उन पर प्रॉफिट, यानी कि जितने डेरिवेटिव्स के अंदर इन्होंने अपने प्रॉफिट को बुकिंग करी है तो वहां पर भी इनको गेन मिला है। तो ये सारा मिलाकर इनके जो अदर इनकम है उसके अंदर ये दिख रहा है। और दूसरा यहाँ पर इनको जो एफडी है उस पर लगभग 7 से 7.5% के बीच का इनको इंटरेस्ट मिल रहा है। और जिसके बेसिस पे अगर रफली देखा जाए तो इनको पूरे साल के अंदर अपने फिक्स डिपॉजिट पे लगभग 50 करोड़ के आसपास के, नियर बाय 50 करोड़ के आसपास इनको अर्निंग होगी, और ये हमेशा दिखता रहेगा जब तक इनकी वो एफडी कंटिन्यू रहेगी। दूसरा नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन पूछा कि स्टड रेशो को इंक्रीज करने के लिए इनके क्या प्लान्स है, ये क्योंकि स्टड रेशो की वजह से आप ज्यादा मार्जिन कमा सकते हैं ज्वेलरी में। तो कल्याण, इनसे एनालिस्ट ने पूछा था कि कल्याण या टाइटन जो कि 20-25% के स्टड रेशो पर है, और आपका क्या फ्यूचर प्लान है स्टड रेशो को लेकर। तो करंटली इनका स्टड रेशो है वो 9 से 10% पे है, और टाइटन और जो कल्याण है वो 20 से 25% पे है।
तो कंपनी ने स्टेटमेंट दिया कि 5 साल पहले अगर हम बात करें तो हमारा स्टार्ट रेशो था 0, मतलब हम बिल्कुल काम ही नहीं करते थे, यानी कि स्टार्ट रेशो से हमारा कोई लेना देना नहीं था 5 साल पहले। और अभी हम 9 से 10 के आसपास का हमारा 9 से 10% के आसपास हमारा स्टार्ट रेशो है। और आने वाले हम 2 सालों के अंदर जो हमारा रेशो है वो 12 से 13% के आसपास हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि इस पे स्ट्रेटेजी ये है कि हमने अभी रिसेंटली एक पोल्की और कुंदन ज्वेलरी, ये दो मतलब अलग स्टार्ट रेशो के रिगार्डिंग स्टार्ट कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च करे हैं। और दूसरा इनका जो कलर स्टोन ज्वेलरी है वो भी बहुत अच्छा कर रही है, तो इससे इनका स्टार्ट रेशो इम्प्रूव हुआ है। अगर आप फाइनेंशियल्स के अंदर अगर मार्जिन को देखेंगे तो मार्जिन इंक्रीज हुआ है। और वो जो ज्यादातर सेल्स हुई है स्टड रेशो के अंदर, स्टड जो मतलब इस रेशो के इम्प्रूवमेंट के, एक तो डायमंड की वजह से और दूसरा स्टड ज्वेलरी की वजह से, तो या इस वजह से इनका स्टड रेशो भी इम्प्रूव हुआ है और आगे जाके और इम्प्रूव होगा तो और अच्छा इनके मार्जिन बनेंगे और सुधरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा कि इन्वेंटरी साइड से आपकी हेजिंग को लेके क्या मतलब स्ट्रेटजी है। तो इस पे कंपनी ने कहा कि हम 100% हेजिंग करते हैं मंथली, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। और ये गोल्ड के बारे में बात हो रही है कि गोल्ड के अंदर ये 100% इफेक्टिव हेजिंग करते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और जब से इन्होंने अपना आईपीओ लाया है तब से लास्ट 9 महीने से इन्होंने कंटिन्यू बेसिस पर हर महीने हेजिंग करी है गोल्ड पे। और दूसरी बात, जब भी इनका जो गोल्ड है वो मतलब स्टोर से जब निकलता है यानी कि सेल आउट होता है, तो ये क्या करते हैं हेजिंग में अपने लॉसेस को बुक कर लेते हैं और जो भी लॉसेस है वो उस करंट क्वार्टर के जो पीएनएल अकाउंट है उसके अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर वाले केसेस में ये लोग ओनली फेस्टिवल जो सीजन होता है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग अपनी हेजिंग करते हैं। और अदरवाइज जब फेस्टिवल सीजन नहीं होता तो ये रिफ्रेशमेंट मॉडल पर काम करते हैं, यानी कि इनको जब भी जो सिल्वर की आवश्यकता होती है तो ये परचेस कर लेते हैं, अदरवाइज ये उसको होल्ड नहीं करते हैं, मतलब अपने पास में उसका बर्डन लेकर या फिर इन्वेंट्री सिल्वर इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करते हैं। तो ये इनकी बेसिकली हेजिंग को इन्वेंट्री को लेकर इनकी हेजिंग जो स्ट्रेटेजी है वो ये थी। दूसरा इन एक क्वेश्चन था कि कैपिटल एम्प्लॉयड पर स्टोर टू ओपन, मतलब एक स्टोर को ओपन करने के लिए कितनी मात्रा में कैपिटल जो है उसको लगाना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि इनिशियली जो कोई भी स्टोर ओपन करने के लिए लगभग 33-34 करोड़ के आसपास का कैपिटल एम्प्लॉयड करना पड़ता था, जिसके अंदर ये 3500 से लेकर 4000 स्क्वायर फीट तक का स्टोर इनको मिल जाता था और उसके अंदर सारा मटेरियल इन्वेंट्री सब कुछ आ गया। बट जैसे ही गोल्ड के प्राइस में इंक्रीमेंट होने की वजह से तो वो जो 33-34 करोड़ में जो स्टोर ओपन होता था उसकी कॉस्टिंग बढ़कर 45 करोड़ के आसपास हो गई है। और एडिशनल 2 करोड़ है एक्स्ट्रा है जो कि कैपेक्स के अंदर, कैपेक्स रफली है ये 2 करोड़ जो कैपेक्स में काम आता है। तो अभी अगर देखा जाए तो इनको कोई भी नया स्टोर ओपन करने के लिए लगभग 45 से लेकर या फिर यूं कहूँ 47 से 50 करोड़ के आसपास की इस रेंज के अंदर इनका एक स्टोर ओपन होता है, जिसकी जो साइज होती है वो लगभग 350 से लेकर 3500 से लेकर 4000 स्क्वायर फीट की होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके लाइट स्टाइल जो इनके स्टोर्स है, एक इनका है पीएन गाडगिल ट्रेडिशनल और दूसरा इनका पीएनजी लाइट स्टाइल वाला। उस पर अगर हम बात करते हैं तो उसका अगर उसके बारे में हम बात करें तो कंपनी ने बताया कि जो लाइट स्टाइल वाला जो इनका सेगमेंट है वो लाइट वेट ज्वेलरी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि उसका नाम बताता है अपने आप में, इट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जो लाइट स्टाइल है ये एक लाइट ज्वेलरी वाले सेगमेंट को टैकल करता है, मतलब लाइट ज्वेलरी वाले सेगमेंट को टैकल करता है। और इसके स्टोर की जो साइज होती है वो 1500 से लेकर मैक्सिमम 2000 स्क्वायर फीट तक की इसकी साइज होती है। और ये मोस्टली कहाँ होता है, हाई स्ट्रीट के अंदर मिलेगा, मॉल्स के अंदर मिलेगा। ये क्या करता है कि वर्किंग वीमेंस को ये कैटर करता है। दूसरा ये फैशन कॉन्शियस जो कस्टमर है उनको टैकल करता है। और ये लाइट वेटेड ओरिएंटेड कस्टमर जो भी लाइट ज्वेलरी यानी कि बिल्कुल हल्की तरह की ज्वेलरी जो पहनती है औरतें या वर्किंग वीमेन, उस कैटेगरी के लोगों को ये टैकल करता है। और इसके अंदर इन्वेंट्री होती है लगभग 8 से 10 करोड़ के आसपास की इसके अंदर इन्वेंट्री होती है। और जब भी स्टोर आपका मेच्योर हो जाएगा या फिर ब्रेक इवन आ जाएगा तो लगभग आप 2.5 से 3% इसमें स्टॉक टर्न कर सकते हैं। यानी कि लगभग अगर एक बार आपका स्टोर ब्रेक इवन आ जाता है तो ये मतलब जैसे कि रोटेशन घुमाना होता है, यानी कि एक सर्टेन कैपिटल पर आप 1 साल के अंदर लगभग 2.5 से 3 बार तक उस जो इन्वेंट्री है उस पैसे को आप घुमा सकते हो, यानी कि पैसा बना सकते हो।
तो ये लगभग लगभग आपको लगभग 25 करोड़ के आसपास का ये आपको रेवेन्यू बना के दे सकता है एक स्टोर से। दूसरा यहाँ पर ग्रोस मार्जिन होता है, वो 20 से 25% के बीच में ग्रोस मार्जिन होता है। जबकि अगर हम पीएनजी के ट्रेडिशनल जो स्टोर्स हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर लगभग 13% का मार्जिन होता है। तो यहाँ पर मार्जिन भी अच्छा है, कॉस्टिंग भी कम है स्टोर ओपन करने की, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर 50 करोड़ के आसपास का खर्चा था, यहाँ पर लगभग 8 से 10 करोड़ के आसपास की इसमें इन्वेंट्री रहती है। तो लगभग मेरे हिसाब से ये 15 से 20 करोड़ के आसपास ये खुल जाएगा। दूसरा, अगर ब्रेक इवन की बात करें तो लगभग इसके अंदर 1 से 1.5 साल मान के चले, या फिर 1 से 1.5 साल या फिर 15 से 16 महीने का टाइम लगता है इसको ब्रेक इवन आने तक। नेक्स्ट कंपनी से पूछा कि इंटरनेशनली आपके एक्सपेंशन के क्या प्लान है, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर है, जैसे कि हमने लास्ट फोन कॉल के अंदर देखा था कि कल्याण ने जो मतलब मिड ईस्ट के अंदर अपने स्टोर्स को ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। तो इनसे भी पूछा गया है कि आपके क्या प्लान्स हैं। तो बेसिकली कंपनी का कहना है कि करंटली हम एक स्टोर है जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के अंदर हम ओपन करना चाह रहे हैं। इस हो सकता है कि वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम उसे खोल सकते हैं। और दूसरा, हमारा फ्यूचर के अंदर टारगेट है कि हम कैलिफोर्निया, सिएटल, इनके अंदर भी हमारी प्रेजेंस को बनाए। साथ ही अभी करंटली हम एक मतलब महाराष्ट्र से निकलकर पैन इंडिया की हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो अभी हमें लगता है कि हमें इंडिया के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो हमारा अभी प्राइम फोकस तो हमारा इंडियन मार्केट है, या इंडिया का जो सेगमेंट है, इंडियन या डोमेस्टिक सेगमेंट पे हम काम करेंगे। बट फ्यूचर के अंदर हो सकता है, फ्यूचर के अंदर हम लोग मतलब जो हमारा सेकेंडरी फोकस है वो है इंटरनेशनल मार्केट। बट अभी हमें इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और हम इंडिया के अंदर अभी पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर सकते हैं, ये हमें लगता है। अगर एक वीडियो मैंने बनाई थी जहाँ पर 10 से 15 मैंने ऐसे रीजंस बताए थे कि आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी नहीं है अच्छी। तो उसमें एक पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि कोई प्लेयर ऐसा है जो इंडिया का मार्केट के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहा है, इंडियन के अंदर पूरा अच्छे से एक्सपेंड नहीं हुआ, और इंटरनेशनल जो टेरिटरीज है उनको अनलॉक करने के लिए निकल पड़ा। तो वहां पर ज्यादा चांसेस है कि वो कंपनी हो सकता है कि वो कुछ गलत कर रही है, या हो सकता है वो लॉस में आ सकती है। बट ये जो प्लेयर है जैसे कि पेन गार्डगिल, उन्होंने कहा कि इंडियन मार्केट के अंदर अभी हमारी बहुत प्रेजेंस बाकी है, बहुत यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बाकी है। तो हमारा प्राइम फोकस हमेशा इंडियन मार्केट रहेगा करंटली, उसके बाद हम आगे फोकस करेंगे कोई भी इंटरनेशनल मार्केट पे। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम पहले इंडिया में अपना प्रेजेंस है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसके बाद हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ रुख करेंगे। नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन पूछा है कि आप जैसे अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप कैसे स्टोर ओपन करते हैं, और वहाँ पर आपको आपने बोला मतलब इन्होंने अपने कमेंट्री में बताया था कि इनको जैसे कि एमपी और यूपी के अंदर इनको काफ़ी अच्छा इनको रिस्पॉन्स मिला है। तो इसके पीछे आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, क्या आपके मतलब प्लान्स होते हैं किसी भी जगह स्टोर ओपन करने के। तो इन्होंने पूरा स्टेटमेंट्स मतलब पूरा स्ट्रेटेजी इन्होंने मतलब ब्रेक डाउन करी। तो इन्होंने बताया कि हम सबसे पहले वहाँ पे मार्केट सर्वे करते हैं, हम अपने एग्जीबिशंस करते हैं, और ग्राउंड जो लेवल है यानी कि ग्राउंड पर जो वर्क कर रहे हैं उनके साथ में हम रिलेशंस बनाते हैं, उनसे हम फ्रेंड्स ऑफ ब्रांड्स बनाने के वाले रिलेशंस बनाते हैं। दूसरा, हम अपने ब्रांड के कैंपेन्स करते हैं, फिजिकल कैंपेन्स में हम न्यूज़पेपर में होल्डिंग्स वगैरह, ये न्यूज़पेपर में होल्डिंग्स ही हम लगाते हैं। और हम कई सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके अलावा जो हम दूसरे स्टेट में जाके जो हायरिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम जो जिस इंडस्ट्री में हम वर्किंग करते हैं उसी इंडस्ट्री के लोगों को हायर करें। यानी हमारा ज्वेलरी या डायमंड सेगमेंट है तो हम ज्वेलरी या डायमंड सेगमेंट के लोगों को ही हमारी कंपनी में हायर करें, ताकि हमें उस जगह की एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी पता चले, लोगों की लोगों के क्या मतलब सोच है, क्या उनके कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, स्टोर में उनको किस तरह का माल चाहिए, ताकि ये सब चीज़ों का हमें एडवांटेज मिले। तो ये हम सब सारी चीज़ें करते हैं। और राइट रिक्रूटमेंट यानी कि सेम इंडस्ट्री से उस रीजन के अंदर हमें सेम इंडस्ट्री से लोगों को उठाने मतलब रिक्रूट करने का बेनिफिट ये मिलता है कि हम राइट कस्टमर तक राइट प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, और हमारे स्टोर में भी हम सही प्रोडक्ट और मर्चेंडाइज रख सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्रांड लेगेसी, क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते हैं तो हम अपने ब्रांड यानी कि 100 साल पुराना जो हमारा ब्रांड है उसकी वजह से लोगों को ट्रस्ट होता है कि हम इतने टाइम से मतलब ज्वेलरी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, ज्वेलरी बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो हमारी ज्वेलरी को लेकर हमारा जो ट्रस्ट है या लेगेसी है, ये भी लोगों को अवेयर करने में हेल्प करता है, या फिर उनको हम पे भरोसा करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एनालिस्ट ने पूछा है कि आप जब भी कोई स्टोर ओपन करते हैं तो इनिशियली क्या आप उसको डिस्काउंट देते हैं या नहीं देते हैं।
तो कंपनी ने कहा कि जब भी कोई हमारा स्टोर का उद्घाटन होता है, या फिर यूं कहूँ कि जब भी हमारे कोई फेस्टिव सीजन होता है, तो उस कंडीशन में हम डिस्काउंट देते हैं। अदरवाइज हम डिस्काउंट नहीं देते, क्योंकि कंपनी का फोकस रहता है कि हम वैल्यू ज़्यादा दें एज कम्पेयर टू डिस्काउंट। तो हम डिस्काउंट नहीं देते हैं, ना के बराबर देते हैं, हम बस कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बोला, एक एनालिस्ट ने पूछा कि जैसे आप पहले महाराष्ट्र के प्लेयर थे, वहां से निकल के आप पैन इंडिया जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से ये जो रिस्क है, मैनेजमेंट जो रिस्क बनता है पूरा इन सबको मैनेज करने का, वो आप कैसे टैकल करते हैं। तो कंपनी ने कहा है कि हम हर वीकली या मंथली बेसिस पे हम ऑडिट करते हैं हमारे हर स्टोर में। हमारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, मेंबर्स हैं, वो वहाँ पर जाके विजिट करते हैं। हम हमारे CRM है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम पर डे कितना फुटफॉल आ रहा है, मंथली कितना फुटफॉल आ रहा है, उसको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते हैं। हमारे जो पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको हम काफ़ी स्ट्रांगली हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा किसी का मतलब एनालिस्ट ने कि आपके कॉस्ट ऑफ आपका कोक क्या है, यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपकी कितना है। तो कंपनी ने बताया कि जो अभी हमारे कस्टमर है, लगभग 70 से 80% जो कस्टमर है हमारे पुराने कस्टमर है, वही हमारे पास में रिपीट बिजनेस लेकर आते हैं। तो हमारे पास में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमारी बहुत कम आती है। दूसरा एनालिस्ट ने यह भी पूछा कि आप कहीं दूसरी जगह पे अगर स्टोर ओपन करते हैं, तो आपकी कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। तो उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, पर हम दूसरे स्टेट में जब ओपन करते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है कि हमारा मतलब हम नई टेरिटरी में जा रहे हैं, तो हमें मार्केटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जो भी टोटल कंसोलिडेट रेवेन्यू है, उसका 1 से 2% के आसपास हम रेवेन्यू जो है वो मार्केटिंग के अंदर खर्चा करते हैं। तो आई होप ये वीडियो हमने रिकॉर्ड करी और काफ़ी डिटेल के अंदर हर एक पॉइंट को, जो PN गाडगिल का इस बार का रिजल्ट है, उसको काफ़ी डिटेल में, काफ़ी उत्साह के सामने हमने आपके सामने रखा है। और पूरा हो सकता है वीडियो, पता नहीं कितने टाइम की वीडियो हुई होगी, कितना इसमें टाइम लगा, आई डोंट नो, मैं इसको देखूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेंको गोल्ड जो कंपनी है, उसके Q2 FY26 के रिजल्ट के जो कौन कॉल आई है, उसको हम पूरी डिटेल में एनालाइज करेंगे। कंपनी का क्या फ्यूचर आउटकम है, कंपनी क्या अभी रेवेन्यू कर रही है, क्या इसका प्रॉफिट मार्जिन है, कितना आगे पोटेंशियल है, इन सबको लेकर हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने PN गाडगिल के बारे में, कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन के बारे में डिटेल में Q2 FY26 का एनालाइज किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट है, तो उसके अंदर भी हमने काफ़ी अच्छे से पूरी कंपनीज को एनालाइज किया है, तो आप वहाँ पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेंको गोल्ड के बारे में। तो पहले मैं थोड़ा इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली सेंको गोल्ड क्या है, ये ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनी है, जो कि बिलोंग्स करती है ईस्ट इंडिया में। इनका ज़्यादा पोर्शन है, मतलब ईस्ट इंडिया से स्टार्ट हुई कंपनी है, यानी कोलकाता, बिहार, या मतलब बिहार थोड़ा मिडिल इंडिया का पार्ट है, बट कोलकाता साइड से स्टार्ट हुई है ये कंपनी, मतलब बंगाल साइड से स्टार्ट हुई है कंपनी। और अभी धीरे धीरे ये भी पैन इंडिया प्लेयर बनने की तैयारी में है। बट इनका फिर भी अभी तक जितना भी बिजनेस आता है, उसमें से 50-60% जो रफली बिजनेस है, यानी 50+ से ज़्यादा बिजनेस आता है, वो आता है ईस्ट जो इंडिया है वहाँ से आता है। बाकी जो बिजनेस है वो अदर पार्ट से आता है। तो ये है कंपनी की स्टोरी। और बेसिकली कंपनी क्या करती है, ज्वेलरी के अंदर डील करती है, और ज्वेलरी के अंदर गोल्ड ज्वेलरी में डील करती है। साथ ही ये जैसे स्टग रेशो जो हमने बात करी है, स्टगडेड ज्वेलरी के अंदर ये डील करती है। तो हम इसके जो Q2 FY26 में जो भी इसका रिजल्ट आया, उसको अच्छे से हम इस वीडियो में एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, तो उसका कंसोलिडेट जो रेवेन्यू है कंपनी का, लगभग जो ग्रोथ आई है उसमें 2% की ग्रोथ है कंसोलिडेट रेवेन्यू के अंदर। और अगर हम स्टैंड अलोन रेवेन्यू की बात करें, तो यहाँ पर इस कंपनी की ग्रोथ 6.6% है। और इसका सबसे बड़ा जो कंपनी ने रीज़न बताया है कि जो गोल्ड के प्राइस है वो हाई होने की वजह से। दूसरा, जो कस्टमर है, गोल्ड के प्राइस जैसे ही हाई हुए, तो कस्टमर इंडिया के अंदर ज्वेलरी अगर खरीदता है, कस्टमर दो ही कंडीशन में उसको कैंसिल करता है, प्राइस बढ़ने की वजह से या फिर प्राइस बढ़ने की वजह से। मतलब उसको ज्वेलरी खरीदनी है और वो फ्यूचर में भी खरीदेगा, बट वो मतलब बेसिकली क्या करता है, पोस्टपोन करता है। मतलब मान लीजिए इस महीने या इस साल प्राइस ज़्यादा है, तो वो उस जो परचेस को है नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट मंथ के अंदर, या फिर गोल्ड के प्राइस जब गिरेंगे,
उस टाइम पे उसको कवर कर लेगा, या फिर मतलब उस टाइम पे वो खरीद लेगा। अदरवाइज इंडिया के अंदर ज्वेलरी खरीदी जाती है या फिर पोस्टपोन होती है, ये कभी भी कैंसिल नहीं होता मोस्टली केसेस में। तो बट ये कंपनी जहाँ पर और कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है कहीं ना सॉरी, रिटर्न इन द सेंस कि रेवेन्यू ग्रोथ का जो रिटर्न है, कई कंपनी जैसे कि अगर हम बात करें कल्याण की या पीएन कार्ड के लिए, 30% से ऊपर इन्होंने रेवेन्यू की है, ग्रोथ है इनकी। वही कल्याण का तो पीएन कारगिल, आई थिंक पीएन कारगिल का तो 100% से ज़्यादा उनके पेट में ग्रोथ आई थी। दूसरा क्या था कि वहाँ पर जो बेस था वो इसके कंपेयर में थोड़ा सा लगभग बराबर ही थे ये, पर फिर भी काफ़ी अच्छा पीएन गार्डगिल का रिजल्ट था, कल्याण का रिजल्ट भी काफ़ी डिसेंट था। इवन जो टाइटन जो कि इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा मतलब उसका बेस है, उसके बाद में भी उसने 20% से ऊपर की ग्रोथ दी थी। पर इनका ये सेगमेंट है कि इनका ये कहना है कि इनके सिर्फ 2% की ग्रोथ है कंसोलिडेट लेवल पे, और स्टैंड अलोन लेवल पर 6.6% की ग्रोथ है। तो बेसिकली इनका कहना है कि गोल्ड की प्राइस इंक्रीमेंट होने की वजह से इनके जो कस्टमर है उन्होंने जो परचेज है वो पोस्टपोन कर दी। अब बेसिकली ये गलत चीज़ है, क्योंकि आपके और प्लेयर जो इनके कंपेरेबल दूसरे जो इनके पीयर कॉम्पिटिटर है वो काफ़ी अच्छे से पैसा बना रहे हैं। गोल्ड के प्राइस बढ़ने के बाद में उनके सेल्स में, उनके स्टोर एक्सपेंशन में, उसमें सब में ग्रोथ दिख रही है। और ये कंपनी ये बहाना लेकर बैठी है कि हमारा जो प्राइस है गोल्ड के प्राइस में इंक्रीमेंट होने की वजह से हम लोग बिजनेस नहीं कर पाए, बट बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो आई थिंक ये इसका नेगेटिव पॉइंट है सबसे बड़ा। दूसरा अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q2 FY26 और इस बार के Q2 FY26 को कंपेयर करें तो 300% के इसके पेट के अंदर ग्रोथ है। ऐसी ग्रोथ का हम क्या करेंगे जबकि ओवरऑल ग्रोथ कर नहीं पा रही, टॉप लाइन बिल्कुल ठंडी पड़ी है बहुत। तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। दूसरा अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन इनके ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग हुए हैं। लास्ट ईयर जो इनका इबिट्टा मार्जिन था वो 3.5% था, इस बार ये इबिट्टा मार्जिन लगभग डबल हुआ है, 6.9% के आसपास। और इबिट मार्जिन की बात करें लास्ट ईयर 3.3% था, अभी भी 6.9% है। और कंपनी ने कहा है कि ये लोग करीबन 7 से 7.4% के बीच में एक सस्टेनेबल इबिट्टा ये लोग कर देंगे, इनका ये कहना है। तो ये था इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस। अब अगर हम बात करें फेस्टिवल सीजन वगैरह आगे क्या हुआ, तो इनका कहना है कि कंपनी ने अक्टूबर के अंदर अपनी ऑल टाइम हाई सेल करी है। इनको अक्टूबर में बेनिफिट मिला है ड्यू टू फेस्टिवल रीजन, जो कि सब प्लेयर्स को मिला है। पर उनको Q2 में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, बट इनको इतना अच्छा नहीं मिला। तो कंपनी ने अक्टूबर के अंदर अभी तक के सबसे हाईएस्ट यानी 1700 करोड़ की एक मंथ के सिंगल मंथ में सेल करी है। लास्ट ईयर इनकी जो ये सेल्स थी वो लगभग 1100 करोड़ के आसपास थी। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 1100 के बेस से बढ़कर अगर कंपेरेबल करें अक्टूबर ओवर अक्टूबर, तो 1100 से 1700 बढ़ी है। यानी कि लगभग अगर हम देखें तो मोटा मोटी 50 से 60%, 50% से ज़्यादा है, 55-60% के आसपास का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी ग्रोथ है। उसका रीज़न जो इनका कहना है कि जो कि Q2 के अंदर जो परचेज नहीं हुई वो पोस्टपोन हुई है नेक्स्ट मंथ के लिए, मतलब सितंबर तक, जो मतलब जो 3 महीने का, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर में जो परचेज नहीं हुई वो इनके अकॉर्डिंग वो पोस्टपोन हुई है, और वो अक्टूबर में उन्होंने वो परचेज करी है। और ये इनका कंपनी का कहना है। और दूसरा फेस्टिवल की वजह से ऐसा हुआ है, और दूसरा इनके अभी तक ये जो अक्टूबर में जो ग्रोथ स्टार्ट हुई है वो इनका कहना है कि अभी तक भी इनकी ग्रोथ चल रही है। तो उसका रीज़न इन्होंने बताया कि वेडिंग वगैरह होने की वजह से, मतलब वेडिंग सीजन होने की वजह से ऐसा हो पा रहा है, तो इसलिए ये ग्रोथ इनको ये लोग देख पा रहे हैं। अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें पूरे FY26 की, तो कंपनी का कहना है कि हम 20% से अपने रेवेन्यू को ग्रो करेंगे FY26 के अंदर। अभी तक तो इन्होंने सिर्फ 2% किया है, बट अब जो कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है उसके बेसिस पे इन्होंने कहा है कि हम 20% की ग्रो करेंगे। और YTD अगर ईयर टू डेट यानी कि आज तक के मतलब अक्टूबर महीने तक की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि हम 25% से ग्रो कर रहे हैं, इनका ये कहना है। और इनका कहना है कि जो H2 है वो बेटर होगा इनके H1 से, क्योंकि ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि वेडिंग सीजन वगैरह H2 के अंदर ज़्यादा होते हैं। फेस्टिवल भी इस बार जैसे कि दिसंबर है, अक्टूबर के अंदर, जो कि Q3 का पार्ट है अक्टूबर, और वो H2 का भी पार्ट है। इस वजह से जो ग्रोथ है, मतलब क्योंकि फेस्टिवल का बेनिफिट दूसरा वेडिंग का बेनिफिट तो यहाँ पर मिलने के इनको चांसेस है। और अगर डिमांड ट्रेंड की बात करें तो जो मतलब उसमें यह है कि इनका एवरेज टिकट साइज 16% इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब एवरेज टिकट वैल्यू पहले जो भी थी उससे अभी बढ़कर 16% इंक्रीज हुई है। तो अभी करंट इनके टिकट जो साइज है यानी कि एवरेज टिकट साइज वो लगभग 86,200 रुपये का है।
और लोअर वॉल्यूम की बात करें तो वो लोअर वॉल्यूम के अंदर जो ग्रोथ है वो फ्लैटिश है, क्योंकि कंज्यूमर ने मतलब कंज्यूमर लेस वेटेज की मतलब ज्वेलरी खरीदना चाहता है, बट लेस ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहता। मतलब जो कैरेट होते हैं 24 कैरेट 22 कैरेट, तो वो उसमें नहीं खरीदना चाहता, चाहे उसे कम वेट की, यानी कि 22 कैरेट का कोई कम प्रोडक्ट उनको लेना मंजूर है, बट वो 9 कैरेट 14 कैरेट इस कैटेगरी में नहीं खरीदना चाहता अपने प्रोडक्ट्स को। और दूसरा है कि जो इनके हायर गोल्ड एक्सचेंज हुआ है, इनका लगभग कहना है कि जितने भी इनके कस्टमर है, लगभग 70% के आसपास कस्टमर इनके रिपीट कस्टमर होते हैं, जो इनके ऑलरेडी कस्टमर होते हैं वो। और दूसरा इनका कहना है कि जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज जो इन्होंने किया है, जैसे कि टाइटन भी करता है या मोस्टली सब ज्वेलर्स करते हैं, तो गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर इनका जो शेयर है मतलब लगभग 42 से 43% इनको मिला है। मतलब जो पुराना गोल्ड के बदले में नया जिन्होंने परचेस किया है, मतलब पुराना रखकर और नया उसके बदले में लिया है, वहां पर 42 से 43% का इनका मतलब टोटल शेयर है पूरे गोल्ड जो परचेज हुआ है उसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टड ज्वेलरी परफॉर्मेंस की, तो स्टड ज्वेलरी का जो इनका शेयर है ओवरऑल 12% का है। डायमंड वॉल्यूम ग्रोथ इनके 5 से 10% की है। और ये जो पर कैरेट जितने भी रुपीस है रुपीस पर कैरेट, वो भी स्टेबल इनका रहा है। और टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर इनका जो ये शेयर है इनके पूरे रेवेन्यू में लगभग 13 से 13.5% के बीच में इनका होने का ये फुल चांसेस है। जितना ज़्यादा स्टड ज्वेलरी का जो सेल्स बढ़ेगा इनका, उतना ही ज़्यादा मार्जिन का इनको बेनिफिट मिलेगा। स्टड ज्वेलरी मैंने पहले की 3 कंपनियों में भी बताया कि स्टड ज्वेलरी का मतलब होता है कि गोल्ड के अलावा और भी कोई कंपोनेंट जैसे कि डायमंड हो सकता है, या फिर यूं करें कि कलरफुल स्टोन हो सकते हैं, और भी कोई जो प्रोडक्ट या फिर किसी भी तरह का एक अलग आइटम का अगर मिक्स होता है गोल्ड ज्वेलरी में, तो उसको बोला जाता है स्टड ज्वेलरी। दूसरा अगर स्टोर एक्सपेंशन की बात करें, तो H1 के अंदर इन्होंने 16 स्टोर को ऐड किया है, जिसमें से 6 स्टोर इन्होंने Q2 के अंदर ओन करे हैं। और इसके अलावा इनका जो फोकस एरिया है प्राइमरी, जो इनका जहाँ से बिलोंग करती है, ईस्ट इंडिया से आती है ये कंपनी, तो वहाँ पर रहा है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर ये देख रहे हैं कि वहाँ पे इनका ग्रोथ होने की और ज़्यादा मतलब चांसेस हैं। और दूसरा अगर ब्रेक इवन की बात करें, तो ईस्ट के जो स्टोर है, मतलब जो ईस्ट मतलब ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है, यानी ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है, वहाँ पर ब्रेक इवन होने में 1 साल लगता है। बट जो नॉन ईस्टर्न जो एरिया के पार्ट है, जैसे हमने देखा था कि पीएन गाडगिल ने अपनी कॉन कॉल में बताया था कि जो उनके महाराष्ट्र वाले स्टोर है, उनको ब्रेक इवन होने के लिए लगभग 1 साल से लेकर 15 महीने, यानी 12 से 15 महीने का टाइम लगता है। सॉरी, 15 से 18 महीने का टाइम लगता है, या फिर इसी तरह का कुछ उन्होंने बताया था कि 1.5 साल के अंदर अंदर वो ब्रेक इवन आ जाते हैं। वहीं अगर नॉन महाराष्ट्र जो स्टोर्स है, उनको ब्रेक इवन आने में 18 से 24 महीने का उन्होंने टाइम पीरियड बताया था। अगर इन्वेंट्री की बात करें, तो कंपनी का कहना है कि इनकी जो इन्वेंट्री इस बार बहुत हायर साइड पे गई है, 4200 करोड़ की। उसका रीजन इन्होंने बताया कि इन्होंने जो धनतेरस था उसके लिए स्टॉक को होल्ड करा, तो वो सारा का सारा, क्योंकि आपको पता है कि धनतेरस अक्टूबर में आई है, और वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन, क्योंकि हर कंपनी को Q2 के अंदर मतलब पूरा माल रखना पड़ता है, इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ती है, ताकि वो Q3 के अंदर अपना बिजनेस कर सके। तो वो डायरेक्ट इनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर गई, एक तो वो इनकी इन्वेंट्री। दूसरा, गोल्ड के प्राइस इंक्रीमेंट होने की वजह से जो इनके पास ऑलरेडी जो अपने स्टोर्स में जो ज्वेलरी थी, उसके प्राइजेस में भी इंक्रीमेंट हो गए। तो ये था इन्वेंट्री वाला पोर्शन। अगर हेजिंग की स्ट्रेटेजी बताया, तो इनका कहना है कि सेल्स के अकॉर्डिंग, मतलब जितने भी गोल्ड से रिलेटेड ज्वेलरी सेल करते हैं या गोल्ड को निकालते हैं, उसके अंदर ये लगभग 90 to 100% का ये लोग हमेशा हेजिंग करते हैं। और इन्वेंट्री को ये 60 से 75% के, मतलब 65 से 70% के आसपास हेजिंग करते हैं। इन्वेंट्री के गेन की बात करें, तो Q1 के अंदर 20 करोड़ का गेन था, और Q2 के अंदर 7 से 8 करोड़ का इनका जो था मतलब गेन था। और अगर नेट डेब्ट टू इक्विटी की बात करें, तो 0.75 है, जो कि काफ़ी डिसेंट है, एक से नीचे है तो काफ़ी डिसेंट है। और अगर हम SSSG की बात करें, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, तो इनके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें, तो Q2 के अंदर SSSG -4% थी। H1 के अंदर जो SSSG थी वो लगभग 8% की थी। और YTD से लेके अक्टूबर तक की बात करें, तो वो लगभग 17% के आसपास की थी। वहीं अगर हम बात करें वहीं पीएन गाडगिल वगैरह, तो उनके जो SSSG थी वो 30% से ऊपर थी, कल्याण की भी 30% से ऊपर की थी।
और ये इतना मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा नेगेटिव, बट इनका जो आउटकम है और जो और प्लेयर का आउटकम है उसके कंपेयर में यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में सेनको पीछे रह गया। अगर मैं कंपेयर करूँ चारों जो प्लेयर है टाइटन को, अगर टाइटन, कल्याण, पीएन गाडगिल और सेनको, तो नंबर वन पर जो भी अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पीएन गाडगिल और कल्याण दोनों नंबर वन के आसपास रहेंगे। नंबर टू पे जो रैंक रहेगी वो टाइटन की रहेगी, और नंबर थ्री पे सेनको सबसे लास्ट में है, और अगर बीच में कोई और प्लेयर होते तो शायद वो इससे ऊपर होते सेनको से। तो ये था पूरा सेनको के रिगार्डिंग पूरा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और काफ़ी एफर्ट लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।